हेलो बच्चों। अभ्यास, प्रैक्टिस। प्रैक्टिस के बिना किसी लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो सकती। प्रैक्टिस हर मुश्किल को सरल बना सकता है। प्रैक्टिस इज द की स्टूडेंट्स। तो जैसे कि आप जानते हो कि हम हमारे क्लास 9 की केमिस्ट्री के चारों चैप्टर्स को कॉन्सेप्चुअली पढ़ चुके हैं, सीख चुके हैं, तो अब बारी है प्रैक्टिस की। So students who are preparing for your examinations, understand one thing, without practice you will not be able to perform your best. तो बहुत जरूरी है प्रैक्टिस करना बच्चों। प्रैक्टिस इज द की। हर मुश्किल को ये आसान बना सकती है। कोई भी चीज एक बार में अच्छे से नहीं हो सकती बच्चों। आप आइंस्टाइन थोड़ी हो जो एक बार में ही सब याद हो जाएगा। यू नीड टू प्रैक्टिस। सो प्रैक्टिस जो कम करता है वो एग्जामिनेशन में मार्क्स पूरे लाने की सोच नहीं सकता, बिकॉज उसे हमेशा डर रहेगा, अरे कोई गलती तो नहीं हो जाएगी। अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करते हो तो यू विल बी कॉन्फिडेंट इनफ टू आंसर ईच एंड एवरी क्वेश्चन विच यू हैव प्रैक्टिस्ड। तो वक्त आ गया है हमारे क्लास 9 के चैप्टर 3 यानी कि एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के सारे ही सवालों को जो एनसीईआरटी में गिवन है उनको प्रैक्टिस करने का। आई एम गोइंग टू सॉल्व वन बाय वन ईच एंड एवरी क्वेश्चन फॉर यू स्टूडेंट्स। हर क्वेश्चन 1 मार्क क्वेश्चन, 2 मार्क क्वेश्चन, 3 मार्क क्वेश्चन, सब कुछ हम सॉल्व करेंगे यहाँ पर। आपका वक्त बचाने के लिए कुछ क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी यहाँ पे आंसर कर दिए हैं ताकि हमारा और आपका दोनों का वक्त बच सके, राइटिंग में वक्त बर्बाद ना हो। Students, I am going to help you with all the NCERT questions. I will provide you the solutions as well. नोट्स के द्वारा आप अपने सॉल्यूशंस को भी चेक कर सकते हैं कि आपने सही किया है या नहीं। सो आज का लेक्चर है बड़ा जरूरी। जैसे कि हमने स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर कंप्लीट किया, साथ ही साथ हमने उनके एनसीईआरटी क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर लिया है। अगर किसी ने ना देखा हो तो जरूर बच्चे वो वीडियो देखना, क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि कैसे सवाल एग्जाम में आ सकते हैं और मैं आंसर कर पाऊंगा या नहीं। सोचना कैसे है, अप्रोच क्या होनी चाहिए सवाल को लेकर, इन सभी सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे जब अपना ये प्रैक्टिस सेशन का वीडियो आप देखोगे। सो चलिए स्टूडेंट्स, तैयार हो जाइए एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के इस प्रैक्टिस सेशन में वेयर वी आर गोइंग टू सॉल्व ऑल द एनसीईआरटी क्वेश्चंस। कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। If you have not understood things conceptually, you will not be able to understand the answers as well. समझ नहीं पाओगे, कर नहीं पाओगे। Conceptually strong होना बहुत जरूरी है, तभी सवालों के जवाब निकलेंगे बच्चों। So concepts हमारे हैं strong, तो अब बारी है उन्हीं concepts में से सवालों को आंसर करने की। तो क्या एक बार जल्दी से ये याद कर लें कि हमने इस चैप्टर में पढ़ा क्या था। कई दिन हो गए हैं काफी बच्चों को, तो चलिए फिर मैं आपको बता देती हूँ कि हमने इस चैप्टर में एग्जैक्टली किया क्या था। एक बार एक क्विक रिवीजन, एक ब्रीफ आइडिया लग जाए टॉपिक्स क्या क्या थे चैप्टर में, ताकि हम सवालों को अच्छे से आंसर कर पाएं। बच्चों, बिना वार्म अप के कभी एक्सरसाइज नहीं की जा सकती। सिमिलरली यू शुड नो इन विच चैप्टर यू आर एंड क्या पढ़ा था, क्या मुझे अप्लाई करना है। सो आप सभी को याद होगा हमने मैटर जो टाइनी पार्टिकल से बना है, मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल टाइनी पार्टिकल्स विच वर नेम्ड एज एटम्स। क्या नाम दिया गया था बच्चों उनको? एटम्स नाम दिया गया था। स्मॉलेस्ट इनडिविजिबल पार्टिकल को एटम नाम दिया गया था, ये बात आप जानते हो, है ना। इसी एटम के बारे में बहुत सारी चीजें हमने जानी। हाउ डज दीज एटम्स एग्जिस्ट, मिलेंगे कैसे ये एलिमेंट्स, मॉलिक्यूल्स, कंपाउंड्स, इन टर्म्स को हमने समझा। एलिमेंट क्या होता है? प्योरेस्ट फॉर्म, प्योरेस्ट सब्सटेंस, सिंगल काइंड ऑफ एटम्स होते हैं एलिमेंट्स में, याद है ना ये बात। मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड्स में ग्रुप ऑफ एटम्स प्रेजेंट होते हैं, राइट और इनमें फर्क होता है। सिमिलर काइंड ऑफ एटम्स जब मिल जाएंगे तो क्या बनेगा, और अगर डिफरेंट काइंड्स ऑफ एटम्स मिलेंगे तो क्या होगा। सिमिलर और डिफरेंट दोनों मिल गए तो क्या होगा, यही हमने सीखा था। मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड्स के बारे में डिटेल में हमने जानकारी ली, इनके डिफरेंसेस को भी समझा। याद आ गया आपको, बेसिक इंट्रोडक्शन हमने इस चैप्टर में क्या लिया था, इन टर्म्स को समझा था। मैटर किससे बना है, वो कैसे पाया जाएगा, ये सारी चीजें हमने जानी। हम जानते हैं सॉलिड लिक्विड गैस होता है, ऑलरेडी पिछले चैप्टर्स में, फर्स्ट 2 चैप्टर्स में ये बात क्लियर हो चुकी थी। ये पाए जाएंगे पर इनमें एटम
एटम्स, एलिमेंट्स, मॉलिक्यूल्स, कंपाउंड्स, आयॉन्स, इन वर्ड्स को, इन टर्म्स को बकायदा समझाया गया था बच्चों। अगर किसी को अभी भी कंफ्यूजन है तो लेक्चर दोबारा जरूर देख लीजिएगा, जहां पे सारे बेसिक इंपॉर्टेंट टर्म्स समझा रखे हैं। तो अब बारी है एलिमेंट्स, मॉलिक्यूल्स, कंपाउंड्स, आयॉन्स, एटम्स, इन सभी टर्म्स को रिलेट करने की। सो रिलेशन भी समझाया था मैंने आपको, अगर आपको याद हो तो। राइट स्टूडेंट्स, एलिमेंट्स, मॉलिक्यूल्स, कंपाउंड्स, आयॉन्स, इनके बिना बात नहीं बनेगी बच्चों। आइडिया इनके बारे में होना बहुत ज्यादा जरूरी है। हर टर्म की एक डेफिनेशन है, उसके एग्जाम्पल्स हैं जो आपको क्लैरिटी दे देंगे। एंड आई वुड नॉट लाइक टू वेस्ट माई टाइम ऑन एक्सप्लेनिंग दिस बिकॉज ऑलरेडी इट इज बीइंग डन। राइट स्टूडेंट्स, आगे कुछ कॉन्सेप्ट्स और हमने सीखे। क्या थे वो? लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस। कितने लॉज थे बच्चों, याद है आपको? लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस। हमने 2 लॉज पढ़े थे। कौन से थे वो? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस। याद है? लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस का भी जिक्र हुआ था। आगे जाके 11th 12th में भी सीखेंगे उसके बारे में। अपने एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में क्लास 9th के हमें ये 2 लॉज पता होने चाहिए। क्लियर? फिर हमने अलग अलग टर्म्स को, एटॉमिसिटी क्या होती है जाना है ना। एक कंपाउंड में जितने एटम्स जुड़ेंगे उसको एटॉमिसिटी कहेंगे। नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ कंपाउंड विल बी कॉल्ड एज द एटॉमिसिटी। ये भी हमने डिस्कस किया था। हमने एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है, रिलेटिव एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है, ये सारी चीजें जानी थी। याद है ना आपको? और फिर मॉलिक्यूलर मास को कैसे कैलकुलेट किया जाता है ये भी मैंने आपको सिखाया था। बकायदा एक स्पेशल सेशन रखा गया था इसके लिए। राइट, बहुत सारे एलिमेंट्स के, अलग अलग कंपाउंड्स के, मॉलिक्यूल्स के हमने मॉलिक्यूलर मासेस फाइंड किए थे। और मुझे याद है कि 1-2 में मुझसे कैलकुलेशन मिस्टेक भी हुई थी। सेम मिस्टेक आपसे भी हो सकती है, इसीलिए हमें और ध्यान से और प्रॉपरली अपने क्वेश्चंस को चेक करके करना होगा। राइट, सो फिर मोल कॉन्सेप्ट भी हमने सीखा बच्चों। तो इस चैप्टर में ये सारी चीजें हम सीख चुके हैं, इनको समझ चुके हैं। तो अब बारी है दंगल में उतरने की, सवालों के जवाब ढूंढने की। तैयार हो आप? फिर कॉन्सेप्ट्स रिवीजन हो गया होगा आपके माइंड में, सारे कॉन्सेप्ट्स आ गए होंगे। राइट, वार्म अप हो गया है। तो चलिए फिर करते हैं एक्चुअल प्रैक्टिस। पहला सवाल देखिए जो एनसीईआरटी बुक में दे रखा है आपके। राइट, क्वेश्चन को बच्चों ध्यान से पढ़ना है। इससे पहले कि हम हमारा प्रैक्टिस सेशन शुरू करें स्टूडेंट्स, पहला रूल है सवाल को पढ़ो और समझो वो चाहता क्या है आपसे। सवाल समझ आ जाएगा तो जवाब भी बना लेंगे, पर अगर सवाल नहीं समझे तो जवाब सही कभी नहीं बता पाएंगे बच्चों। सो फर्स्ट ड्यूटी ऑफ आवर्स इज, हम एज ए स्टूडेंट्स, एज ए टीचर, इट्स आवर ड्यूटी, जो भी सवाल आपके सामने आए पहले उसको पढ़ो और उसको समझो। तो चलिए फिर इसी काम में जुट जाते हैं। पहले सवाल को देखकर उसको समझते हैं। एक रिएक्शन दे रखा है, उस रिएक्शन में क्या है और वो रिएक्शन क्या है देख लेते हैं। इन ए रिएक्शन 5.3 gram of sodium carbonate is reacted with 6 gram of ethanoic acid। एक रिएक्शन है, उसमें ये बता रखा है रिएक्टेंट साइड्स में क्या क्या है और कितने कितने अमाउंट में, कितना मास है उनका। ओके, रिएक्टेंट्स में क्या क्या बताया गया, सोडियम कार्बोनेट और इथेनोइक एसिड, ये 2 चीजें हैं रिएक्टेंट साइड में। कितने कितनी मात्रा में है देखिए जरा, 5.3 ग्राम्स, 5.3 ग्राम्स दे रखा है यहाँ पर सोडियम कार्बोनेट। बेटा क्वेश्चन में जो दे रखा है पहले वो नोट करना पड़ेगा ताकि कोई चीज रह ना जाए। राइट, अगली बात हमें समझ आई है, विथ 6 ग्राम ऑफ इथेनोइक एसिड। कितने ग्राम्स है यहाँ पर इथेनोइक एसिड के? 6 ग्राम। आगे देखते हैं प्रोडक्ट साइड में क्या है। द प्रोडक्ट्स वर 2.2 gram of carbon dioxide, 0.9 grams of water and 8.2 gram of sodium ethanoate। रिएक्टेंट्स 2 हैं, प्रोडक्ट्स 3 फॉर्म हुए हैं। इनके मासेस दे रखे हैं तो जल्दी से जो मास दे रखा है एज इट इज नंबर को हमें नोट करना है। सोडियम इथेनोएट कितने ग्राम्स है? 8.2 ग्राम सोडियम इथेनोएट है बच्चों। कार्बन डाइऑक्साइड भी मेंशन है 2.2 ग्राम्स। कितना है? 2.2 ग्राम्स। और साथ में पानी भी आ गया है जो कि है 0.9 ग्राम्स ऑफ वाटर। सो क्वेश्चन में एक रिएक्शन दे रखा है, रिएक्टेंट साइड भी है, प्रोडक्ट साइड भी है, कितना मास है ईच कंपाउंड का, ईच कंपोनेंट का हमने यहाँ पर मेंशन कर लिया है। क्वेश्चन समझ आया है? अभी तक हमें यह समझ आया कि एक रिएक्शन है और दोनों तरफ रिएक्टेंट साइड, प्रोडक्ट साइड जो भी सब्सटेंसेस फॉर्म हुए हैं हमने उनका मास भी नोट डाउन कर लिया है क्योंकि वो मेंशन्ड है। अब ये चाहते क्या है हमसे, देखिए, शो दैट दीज ऑब्जर्वेशंस आर इन द एग्रीमेंट विथ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास।
समझ में आ गया ये क्या चाह रहे हैं? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से ये रिएक्शन अग्री करता है कि नहीं ये बताना है। शो करो कि ये अग्री कर रहा है। सो अगर ये करना है तो बताइए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या है, ये याद आएगा तभी तो ये कर पाएंगे। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस में हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ा था और ये जाना था कि लेवॉइजर नाम के साइंटिस्ट ने लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास को इस तरीके से स्टेट किया था। इट स्टेट दैट मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन, दैट इज मास ऑफ रिएक्टेंट्स विल बी इक्वल टू मास ऑफ द प्रोडक्ट्स। ये बात कही थी उन्होंने, याद आ गई है आपको? बस अब इसी को अपने को अग्री करना है। कैसे करेंगे आंसर, आप कैसे लिखोगे एग्जाम में? पहले ये रिएक्शन लिखोगे, ठीक है? रिएक्शन लिखेंगे और जो दे रखे हैं वो वैल्यूज जैसे मैंने यहाँ मेंशन किए हैं आपको यहाँ मेंशन करने हैं। कितने? 5.3 ग्राम्स दे रखे हैं सोडियम इथेनोएट। बेटा चेक कर लेना कि कोई भी वैल्यू किसी भी तरीके से गलत ना हो। 6 ग्राम यहाँ पर दे रखा है। सोडियम इथेनोएट 8.2 ग्राम्स था। कार्बन डाइऑक्साइड कितना था बच्चों? 2.2 और वाटर 0.9 ग्राम्स। ये वैल्यूज क्लियरली होनी चाहिए तभी तो कैलकुलेट ठीक से कर पाएंगे। अब सिंपल सा काम करना है, मास ऑफ रिएक्टेंट्स को ऐड कर लो, सिमिलरली मास ऑफ प्रोडक्ट्स को भी ऐड कर लो। बहुत इजी है ये। 5.3 प्लस 6 आ गया 11.3 ग्राम्स। कितना आ गया? 11.3 ग्राम्स। फिर देखिए इसी तरीके से हम प्रोडक्ट साइड भी कर देते हैं। 8.2 प्लस 2.2 प्लस 0.9, ये देखोगे आप वहां पर भी मास आया 11.3 ग्राम्स। इससे ये प्रूव होता है बच्चों कि हियर मास ऑफ द रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू मास ऑफ द प्रोडक्ट्स। हाँ है ना? साफ नजर आ रहा है, हमने कैलकुलेट करके देख लिया तो ये पता चला इट मीन्स देयर इज नो नेट चेंज इन द मास, कि इसी तरह की मास में कोई चेंजिंग नहीं हुई है, कुछ भी नहीं बदला है। सो क्या हुआ फिर? इससे हम ये प्रूव कर सकते हैं। सो दीज ऑब्जर्वेशंस आर इन द अग्रीमेंट विद लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। बहुत बच्चे एग्जाम में पता है क्या गलती करेंगे? उन्हें पता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या है, डायरेक्टली इनको ऐड करेंगे, इक्वल बता देंगे। ये स्टेटमेंट भी लिखना पड़ेगा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का स्टेटमेंट लिखो और फिर समझाओ कि इस जगह पर ऐसा हो रहा है, इसीलिए ये अग्रीमेंट में है। जो क्वेश्चन में पूछा गया है फाइनल आंसर उसी प्रकार से देना होगा। क्लियर है ये बात बच्चों? ये सवाल आने के, ऐसे सवाल आने के एग्जाम में पूरे चांसेस हैं। सो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वाला कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तभी हम ये कर पाएंगे। हाँ है ना? कर ले, फिर अगले सवाल की तरफ बढ़ जाएं। चलिए फिर नंबर 2 देखते हैं। बहुत आसान, बहुत इंटरेस्टिंग और इजीली कर दोगे इस सवाल को। तो आप देखिए क्या है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन इन द रेशियो ऑफ 1:8। हाइड्रोजन ऑक्सीजन 1:8। पानी में जो H2O होता है ना, जो ये H2O होता है इसमें जो रेशियो है वो 1:8 ही तो है ना? सो नाउ व्हाट मास ऑफ ऑक्सीजन गैस वुड बी रिक्वायर्ड टू रिएक्ट कंप्लीटली विथ 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस। यहाँ पर ये 1:8 रेशो में है ना? अगर हाइड्रोजन 3 ग्राम ले लिया जाए, कितना ले लिया जाए? 3 ग्राम, तो फिर ऑक्सीजन कितना लगेगा? बहुत बेसिक मैथ्स है बच्चों, इसमें तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं होनी चाहिए आपको। क्यों नहीं? साफ साफ लिखना है कि 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन रिक्वायर्स 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। पता ही है, बेसिक यूनिटरी मेथड। एक पेन अगर 2 रुपए का आएगा तो 8 पेन कितने रुपए के आएंगे? 8 × 2 16 करते हैं हम। सिमिलरली यहाँ पर 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन इज हैविंग 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। 1 ग्राम इज हैविंग 8, देन 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन हाउ मच? 3 × 8, तो आंसर बन जाएगा 24 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन। इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए अपने को। हाँ है ना? पानी में H2O ये एक कंपाउंड है और एक मॉलिक्यूल भी है। यहाँ पर ग्रुप ऑफ एटम्स है और कंपाउंड इसीलिए है क्योंकि डिफरेंट, हाँ है ना, डिफरेंट ग्रुप ऑफ एटम्स जुड़ रहे हैं। क्लियर और रॉन्ग? बच्चों H2O एक बेसिक कंपाउंड है जिसके बिना हमारी जिंदगी नामुमकिन है, अधूरी है, जी ही नहीं सकते हम पानी के बिना। तो ये पानी हमेशा याद रखिएगा, इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो होगा वो हमेशा होगा 1:8। क्या होगा? 1:8। ये कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, कितने ही हाइड्रोजन हो, कितने ही ऑक्सीजन हो, पर जब वो कंबाइन होंगे तो इसी रेशियो में कंबाइन होंगे। ये बात हमें याद रखनी है। H2O 2 हाइड्रोजन एटम और 1 ऑक्सीजन एटम, ऐसे ही कॉम्बिनेशन इनका होगा। चलिए फिर, बहुत आसान सवाल था, अगले सवाल भी देख लेते हैं। डाल्टन्स एटॉमिक थियरी पढ़ी थी हमने, याद है कि नहीं? जॉन डाल्टन ने इस चैप्टर में बहुत बड़ा योगदान दिया है। पूरे एटम के बारे में उन्होंने एक थियरी दे दी है। उस थियरी के सारे पोस्टुलेट्स पता होने चाहिए बच्चों। ऑल द पोस्टुलेट्स ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थियरी
आपको मुंह जुबानी याद होनी चाहिए, अगर किसी को नहीं है सो आई वुड रिक्वेस्ट यू कि आपको हो जाए बच्चों, बहुत ज़रूरी है। ऑल द पोस्टुलेट्स ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थियरी, क्योंकि अगर डाल्टन्स एटॉमिक थियरी नहीं आती तो काफ़ी सवालों में गड़बड़ हो जाएगी। क्लियर है? सो ये जो 2 सवाल यहाँ पे मेंशन है इसी डाल्टन्स एटॉमिक थियरी के पोस्टुलेट्स पे मेंशन है। ठीक है, तो सवाल देखें, आपको आती है डाल्टन्स एटॉमिक थियरी के सारे पोस्टुलेट्स? चुटकियों में कर लोगे फिर तो। चलिए, Which postulate of Dalton's atomic theory is the result of law of conservation of mass? जॉन डाल्टन जी बड़े समझदार थे, उन्होंने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के रिजल्ट से ही ये पोस्टुलेट बनाया था। कौन सा है वो पोस्टुलेट बताइए। अगला सवाल भी, विच पोस्टुलेट ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थियरी कैन एक्सप्लेन लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस? तो हमें 2 पोस्टुलेट बताने हैं। पहला पोस्टुलेट हमें थर्ड आंसर वो होगा जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के रिजल्ट से बना है, और चौथा सवाल का जवाब वो होगा एक ऐसा पोस्टुलेट जो लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन यानी कांस्टेंट प्रोपोर्शन भी कह सकते हैं उससे बना है। जॉन डाल्टन की एटॉमिक थियरी पता है, एटम के बारे में जो जानकारी उन्होंने दी है वो अगर आपको पता है तो आसानी से आंसर हो जाएगा। तो बताइए, पहला पोस्टुलेट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से जो आया है कौन सा है वो? देखिए, atoms are indivisible which can neither be created nor be destroyed in a chemical reaction। यही है हमारा बच्चों वो पोस्टुलेट जिसने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के बेसिस पे जो आया है। क्लियर है? हाँ है ना? तो अब बारी आती है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस की, लॉ ऑफ कांस्टेंट या फिर डेफिनेट प्रोपोर्शन की। हाँ है ना? तो इस लॉ को अगर हमें डिफाइन करना है तो हमें जो करना होगा वो ये है, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन का स्टेटमेंट पता होगा तो ये आंसर आ ही गया। तो क्या है? द रिलेटिव नंबर एंड काइंड ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड। ये पोस्टुलेट हमें लिखना है। कांस्टेंट होंगे गिवन कंपाउंड में जितने हम ले रहे हैं, रिलेटिव नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम्स। एग्जांपल इसका H2O ले लो। अब क्या लोगे? H2O ले लो, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, सिंपल लॉजिक है, और यही रहेगा इसका प्रोपोर्शन। क्लियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़े। चलिए, बहुत इजी, बहुत आसान, बहुत जरूरी। एटॉमिक मास यूनिट, डिफाइन दी एटॉमिक मास यूनिट को करना है डिफाइन, तो कर पाओगे क्या? एटॉमिक मास यूनिट सुनते ही दिमाग में जो आना चाहिए वो है हमारा कार्बन। कार्बन के कितने 1/12 कितना बच्चों? 1/12। यही बात लिखनी है आपको। 1 एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल टू दी 1/12 पार्ट ऑफ द मास ऑफ 1 कार्बन C12 एटम। 1 AMU इज इक्वल टू 1/12 द पार्ट ऑफ C12 आइसोटोप ऑफ कार्बन। 1 AMU इज इक्वल टू 1/12 जो हमारा C12 है ना उसका 1/12। ओके, इसी बात को अपने को लिखना होगा। इतना ही होता है एटॉमिक मास यूनिट। वैल्यू भी याद होगी, 1.66 इंटू 10⁻⁻24 याद है? बहुत ज़रूरी है। बहुत मोल कॉन्सेप्ट में कितनी बार उस वैल्यू को हम यूज़ करेंगे, याद है कि नहीं? चलिए, ये बात भी हम समझ गए हैं। एटॉमिक मास यूनिट का डेफिनेशन आप आराम से लिख लोगे। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, बहुत ईजी, बड़ा ज़रूरी। Why is it not possible to see an atom with naked eyes? हम एटम को देख क्यों नहीं सकते? बहुत बच्चों ने कमेंट सेक्शन में ये सवाल पूछा था, मैम एटम को देख ही नहीं सकते तो एटम के बारे में इतनी थियरी कैसे हो गई? बेटा, भगवान को देख नहीं सकते, भगवान के बारे में कितनी थियरीज मौजूद हैं। हाँ है ना? एटम से ही हमारी दुनिया की रचना हुई है। देखिए, एक अगर चीज आपके सामने होगी, कितने एटम्स कंबाइन होंगे, फिर जाके वो एक यूनिट हमारा बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है हमारा एटम। सो एटम से ही तो दुनिया बनी है, तो जिससे बनी है वो देख नहीं सकते, पर जब हम एक चीज देख रहे हैं उसका अंदाजा लगाना आसान बन जाता है कि कितने फ्रैक्शंस होंगे उसके। क्लियर है? कितने हिस्से जुड़ के जाके वो बना है। समझ रहे हो आप? एटम की बच्चों अगर हम रेंज देखें, शुरुआत ही 10⁻⁹ नैनोमीटर, याद होगा आपको, ये बात मैंने मेंशन की थी। एटम इतना छोटा है कि अगर उसकी एटॉमिक रेडियस की हम बात करें तो वो नैनोमीटर से शुरू होती है बच्चों। क्लियर? याद है सबसे छोटा एटम का जो रेडियस थी हाइड्रोजन एटम का, मैंने बताया था आपको, यू रिमेंबर राइट? सो स्टूडेंट्स, ये सवाल एग्जाम में आ सकता है। आप बोलोगे कि एटम को हम इसीलिए नहीं देख सकते, इट इज अनइमेजिनेबली स्मॉल, वेरी वेरी स्मॉल। इसका साइज क्या है? बहुत छोटा है, और हमारी आंखों की इतनी कैपेसिटी बिल्कुल नहीं कि इतनी छोटी चीज को देखी जा सके। हाँ या ना?
हो जाएगा ये सवाल का जवाब भी, बहुत आसान है, 1 मार्क क्वेश्चन आ सकता है ये आपके एग्जाम में। अगला सवाल बड़ा जरूरी है बच्चों, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि इसके बारे में अगर आप देखोगे और याद करोगे तो बकायदा मैंने एक प्रॉपर सेशन लेते हुए आपको ये बताया था कि मॉलिक्यूलर मास कंपाउंड्स के कैसे फाइंड किए जाते हैं, कंपाउंड बनता कैसे है, हाउ अ केमिकल कंपाउंड इज फॉर्म्ड एंड हाउ वी नेम इट्स केमिकल फॉर्मूला। ये सारी चीजें आपको बताई गई हैं, बड़ा जरूरी है बच्चों। सवाल, ऐसे सवाल जरूर आएंगे, तो देख लेते हैं सवाल क्या है, ध्यान से देखिए, इसको कर सकते हो आप, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा बस। कैसे? राइट डाउन द फॉर्मूले ऑफ, आपको कुछ कंपाउंड्स के नाम दे रखे हैं, वर्ड्स में दे रखे हैं, उनके केमिकल फॉर्मूले आपको लिखने हैं। केमिकल फॉर्मूले तभी लिख पाओगे जब आपको एलिमेंट्स के, एटम्स के सिंबल्स पता हो, बिना सिंबल के बात नहीं बनेगी। स्टूडेंट्स, यू नीड टू नो द मिनिमम फर्स्ट 20 सिंबल्स आपको पता ही होने चाहिए, ठीक है? अगर पता होगी तो गाड़ी अपनी बढ़िया 100 की स्पीड में चलेगी। चलाते हैं फिर, देखते हैं सवाल क्या है। पहला है सोडियम ऑक्साइड, एक कंपाउंड का नाम है सोडियम ऑक्साइड। अगर इसका केमिकल फॉर्मूला बनाना है तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले जो एलिमेंट्स, जो भी कंपाउंड बनाने में जो एलिमेंट्स मौजूद है, सोडियम ऑक्साइड, तो सोडियम का सिंबल है Na, ऑक्सीजन का सिंबल है O, इनकी वैलेंसी लिखेंगे, सोडियम की वैलेंसी +1, ऑक्सीजन की -2, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे और बन जाएगा Na2O। क्या बन गया बच्चों? Na2O। तो सोडियम ऑक्साइड हमारा होगा, इसका केमिकल फॉर्मूला कोई पूछेगा तो हम लिखेंगे Na2O, राइट। अगला सवाल एल्यूमिनियम क्लोराइड का बना देते हैं। एल्यूमिनियम की वैलेंसी और सिंबल दोनों पता होना चाहिए। एल्यूमिनियम का सिंबल Al, वैलेंसी +3, क्लोरीन का सिंबल Cl, -1, दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्रिस क्रॉस रूल से हम बना लेंगे एल्यूमिनियम क्लोराइड। सो बन गया हमारा AlCl3। एक चीज का ध्यान रखना है बच्चों, बड़ा जरूरी है, और वो जरूरी बात ये है कि जब भी एलिमेंट का सिंबल लिखो, पहला लेटर कैपिटल, दूसरा लेटर स्मॉल। इस चीज में किसी तरह की गलती की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। यू आर गेटिंग मी क्लियर? बहुत जरूरी पॉइंट है ये। यहाँ पे मैं कैपिटल L लिख दूंगी तो फिर बात नहीं बनेगी, यहाँ पर नंबर कट जाएंगे। क्लियर है? हमेशा एलिमेंट का सिंबल जब भी 2 लेटर का होगा, इस बात का हम ध्यान रखेंगे कि पहला लेटर कैपिटल, दूसरा लेटर स्मॉल। क्लियर? चलिए, वैसे अगला देखो सोडियम सल्फाइड। सोडियम सल्फाइड देखा, सोडियम का सिंबल Na, सल्फर का S, वैलेंसी भी बच्चों सल्फर की 2 होती है, तो सेम इसी प्रकार से बनेगा, ऑक्सीजन की जगह सल्फर आ जाएगा और जो बनेगा वो है Na2S, सोडियम सल्फाइड। नंबर 4 देखो क्या है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अब बताइए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कैसे बनाए भाई? मैग्नीशियम का सिंबल Mg, हाइड्रोक्साइड का OH, ये आयन है, हाइड्रोक्साइड आयन, तो इसकी वैलेंसी है -1, Mg+2, क्रिस क्रॉस मेथड, और बन जाएगा MgOH टेकन ट्वाइस। सो हमारा केमिकल फॉर्मूला होगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का MgOH टेकन ट्वाइस। आसानी से बना लोगे, हाँ या ना बच्चों? एग्जाम में जरूर आ सकते हैं ये। कोई भी कंपाउंड दे दिया जाएगा, आपको उसका केमिकल फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। हो जाएगा कि नहीं? वैलेंसी पता होनी चाहिए, सिंबल पता होना चाहिए। चलिए फिर अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर राइट डाउन द नेम्स ऑफ द कंपाउंड्स। क्रिस क्रॉस मेथड जैसे रिवर्स होता है, वहां पे क्या दे रखा था? नाम दे रखा था, कंपाउंड का केमिकल फॉर्मूला लिखना था। यहाँ पे केमिकल फॉर्मूला दे रखा है, नाम लिखना है। बहुत आसान है बच्चों, मैं ऑलरेडी लिख चुकी हूँ इन्हें, बहुत ही आसान है। सिर्फ और सिर्फ आपको नाम देख के पहचानना है कि उसमें एलिमेंट्स कौन से हैं। जैसे ही कंपाउंड देखोगे उसमें एलिमेंट्स कौन से देखोगे तो बन जाएगा। इसमें देखिए Al2SO4 टेकन थ्राइस, मतलब एल्यूमिनियम है, सल्फेट आयन है। कौन सा आयन है? सल्फेट आयन। सो ये कैसे बना? एल्यूमिनियम की वैलेंसी +3 है, सल्फेट आयन की SO4 -2, तो ऐसे क्रिस क्रॉस हुआ और बन गया एल्यूमिनियम सल्फेट। क्या बन गया? एल्यूमिनियम सल्फेट। क्लियर है ये बात? अगला देखो कैल्शियम क्लोराइड, CaCl2, 2 एलिमेंट है, साफ नजर आ रहे हैं। कैल्शियम जिसकी वैलेंसी है +2, क्लोरीन जिसकी वैलेंसी है -1, दोनों जुड़ गए और बन गया हमारा CaCl2। कैल्शियम और क्लोरीन जुड़ गए, दोनों कंबाइन करेंगे और कंपाउंड का नाम बन जाएगा कैल्शियम क्लोराइड। क्या बन गया बच्चों? कैल्शियम क्लोराइड। अगला देखो K2SO4। देखो कौन से एलिमेंट्स है, पोटेशियम दिख रहा है, सल्फर दिख रहा है, ऑक्सीजन दिख रहा है, पर SO4 कंबाइन होके एक आयन की तरह पोटेशियम से रिएक्ट कर गया। सो पोटेशियम
पोटेशियम की वैलेंसी बताइए जरा, +1, SO4 की -2, तो क्या बन जाएगा यहाँ पर K2SO4। क्या बन जाएगा बच्चों, K2SO4 बन गया कि नहीं, कोई दिक्कत इसमें। वैलेंसी ध्यान रखेंगे, सिर्फ देखेंगे कौन से एलिमेंट्स इन्वॉल्व है, आसानी से बन जाएगा बच्चों। बहुत आसान है AlCl3 देना। आपको ऐसे एग्जाम में, मतलब ऐसे क्वेश्चंस में आयोन्स दिए जाएंगे। आयोन याद है क्या होता है, आयोन कैटआयन भी हो सकता है, एनायन भी हो सकता है, मोनो एटॉमिक, डाई एटॉमिक, ट्राई एटॉमिक, पॉली एटॉमिक, कितने सारे आयोन समझाए हैं मैंने आपको। ये भी बताया था उनको कैसे याद करना है। वही आयोन्स यहाँ पर यूज किए जा रहे हैं। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो अगला देखो KNO3, पोटेशियम नाइट्रोजन ऑक्सीजन, 3 चीजें जुड़ी है, इसका मतलब एक आयोन है इसमें। तो पोटेशियम और नाइट्रेट, तो ये दोनों जब जुड़ गए KNO3 बन गया। दोनों की ही वैलेंसी क्या है, दोनों की वैलेंसी को समझते हुए अपने को देखना है बेटा कि क्या आएगा। ठीक है, पोटेशियम और नाइट्रेट दोनों की वैलेंसी +2 -2 दोनों कैंसिल हो गई और बन गया KNO3। क्या बन गया, KNO3। क्लियर टू ऑल ऑफ यू, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। K की भी वैलेंसी है +2, NO3 की भी वैलेंसी है -2, तो ये दोनों प्लस माइनस दोनों कैंसिल हो गए और बन गया हमारा KNO3। अगला देखिए कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। कैल्शियम भी है, कार्बन भी है, ऑक्सीजन है। जैसे ही 2 से ज्यादा है, आपने को समझ में आ गया है कि आयोन इन्वॉल्व है इसमें, कार्बोनेट आयोन इन्वॉल्व है। तो क्या होगा, कैल्शियम की वैलेंसी +2, CO3 की -2 दोनों कैंसिल हो गए और बन गया कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बन गया बच्चों, कैल्शियम कार्बोनेट। तो दोनों सवाल हो जाएंगे आपको नाम दे के फॉर्मूला बनाने को कहा जा सकता है और फॉर्मूला देके नाम लिखने को कहा जा सकता है। दोनों चीजों की पॉसिबिलिटी है, वाइस वर्सा दोनों चीजें आनी चाहिए। चलिए फिर अगले सवाल की तरफ। बड़ा इंटरेस्टिंग है, बड़ा जरूरी है, केमिस्ट्री इसके बिना अधूरी है। सवाल देखियो क्या है, व्हाट इज मेंट बाय द टर्म केमिकल फॉर्मूला। केमिकल फॉर्मूला होता क्या है, अरे वही तो जो इतने लिखे हमने। इसका डेफिनेशन भी पूछ सकते हैं एग्जाम में, अगर पूछ लिया तो क्या लिखेंगे, बता दूं आंसर क्या होगा। देखिए बच्चों, केमिकल फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि इट इज शॉर्ट हैंड सिंबल ऑफ, शॉर्ट हैंड नोटेशन ऑफ, ठीक है, बहुत छोटा स्मॉल शॉर्ट फॉर्म जिसे कहेंगे हम। किसका शॉर्ट फॉर्म, कंपाउंड का शॉर्ट फॉर्म। किसका बच्चों, कंपाउंड का। तो देखिए क्या लिखना है हमने को, द शॉर्ट हैंड नोटेशन और रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कंपाउंड और एन एलिमेंट इज कॉल्ड एज केमिकल फॉर्मूला, है ना। किसी भी एलिमेंट का हो सकता है, कंपाउंड का हो सकता है, हाइड्रोजन का है H, हाँ है ना, ऑक्सीजन का O, सल्फ्यूरिक एसिड का है H2SO4, केमिकल फॉर्मूला। इसी प्रकार से आप एलिमेंट का भी केमिकल फॉर्मूला लिख सकते हो और कंपाउंड का भी। शॉर्ट हैंड फॉर्म होता है वो क्या करेगा, इट रिप्रेजेंट द कंपोजिशन ऑफ ए मॉलिक्यूल ऑफ द सब्सटेंस इन द टर्म्स ऑफ द सिंबल्स। सिंबल्स के थ्रू एलिमेंट्स के ये समझाया जाएगा। उस मॉलिक्यूल में जितने एलिमेंट्स हैं उनके सिंबल्स के थ्रू हम बताते हैं। एग्जाम्पल भी दे रखा है यहाँ पर, अमोनिया उसका केमिकल फॉर्मूला है NH3, है ना। कुछ और एग्जाम्पल्स भी मैंने आपको दे दिए हैं। केमिकल फॉर्मूला का डेफिनेशन आराम से लिख लोगे ना, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे छोटा शॉर्ट फॉर्म है वो, शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन लिख सकते हो, शॉर्ट हैंड नोटेशन लिख सकते हो आप। किसका, किसी भी कंपाउंड का या एलिमेंट का। क्लियर है, कैसे लिखते हैं उसको हम, उन एलिमेंट्स के सिंबल्स को यूज करते हैं। किनको यूज करेंगे, सिंबल्स को यूज करेंगे। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ जाओ फिर। सवाल देखिए, हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट इन, ये पूछ रहे हैं, 2 बिट्स दे रखे हैं, 2 अलग अलग सवाल पूछ रहे हैं कि कितने एटम्स हैं। अगर इसको आंसर करना है तो जो कॉन्सेप्ट दिमाग में आना चाहिए वो है हमारा एटॉमिसिटी। क्या है बच्चों, एटॉमिसिटी पता होना चाहिए। कितने एटम्स हैं एक मॉलिक्यूल में, जितने एटम्स हैं वही तो होगी एटॉमिसिटी। तो सबसे पहला क्या है, देखो H2S, साफ नजर आ रहा है, हाइड्रोजन के 2, सल्फर के 1, तो 2 + 1 3। Whereas PO4 - 3 एक आयोन दे दिया है। आयोन में कंफ्यूज हो जाओगे क्या, नहीं भाई, -3 देख के डरना नहीं है, हमें सिर्फ और सिर्फ एटम्स कितने हैं देखने हैं, चार्ज नहीं देखना है यहाँ पे। तो देखिए फॉस्फोरस 1 नजर आ रहा है, ऑक्सीजन 4, सो 4 + 1 विल बी 5। तो ऐसे बन जाएगी एटॉमिसिटी, आराम से आंसर कर लोगे आप, ठीक है। हाइड्रोजन के 2, सल्फर का 1, तो 2 + 1 3, फॉस्फोरस का 1, ऑक्सीजन का 4, तो 1 + 4 5। एटॉमिसिटी बना लोगे, कोई दिक्कत नहीं है ना बच्चों। एटॉमिसिटी इज नथिंग बट नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई कंपाउंड हो, मॉलिक्यूल है, जितने भी एटम्स प्रेजेंट हैं वही होगी हमारी एटॉमिसिटी। अगला सवाल देखिए,
बहुत ज़रूरी, बड़ा आसान, दिमाग है तो आराम से कर लोगे। जिसने एटॉमिक मासेस पढ़ रखे होंगे वही इस सवाल का जवाब दे पाएंगे। बच्चों क्वेश्चन देखिए क्या है, कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मासेस ऑफ, बहुत सारे अलग अलग कंपाउंड्स दे दिए हैं, हमें इनके मॉलिक्यूलर मास फाइंड करने हैं। क्या फाइंड करने हैं? मॉलिक्यूलर मास। कैसे फाइंड करेंगे बच्चों मॉलिक्यूलर मास को? मॉलिक्यूलर मास फाइंड करने के लिए कि मॉलिक्यूल का कितना मास है, उसमें जो एटम्स होंगे उनका मास पहले चाहिए कि नहीं? बिल्कुल चाहिए। तो एटॉमिक मास अगर पता होगा तो मॉलिक्यूलर मास अपने आप ही पता चल जाना है ना? सारे एटम्स के मासेस को जोड़ देंगे तो मॉलिक्यूल का मास बन जाएगा। एटॉमिक मासेस पता होने चाहिए। बहुत सारे अलग अलग एलिमेंट्स के अलग अलग एटॉमिक मासेस होते हैं। आई होप यू रिमेंबर, मैंने आपको टेबल फॉर्मेट में बताए थे अलग अलग एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस, हाइड्रोजन का, कार्बन का, ऑक्सीजन का, क्लोरीन का, ब्रोमीन का, इतने सारे एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस मैंने आपको बताए थे। वही एटॉमिक मासेस को अब हमें यूज करना है। कैसे करें? कंपाउंड देखा, जैसे कंपाउंड देखेंगे पहला काम करेंगे हम, जितने भी उसमें एटम्स है ना उसके एटॉमिक मासेस लिख देंगे। क्या लिख देंगे? एटॉमिक मासेस। और फिर वो जितने एटम्स है उस हिसाब से उनको कैलकुलेट कर लेंगे। हाँ है ना? यहाँ पे एक बड़ा इंटरेस्टिंग खेल है। आपको ये पता होना चाहिए कि मल्टीप्लाई कब करना है और ऐड कब करना है। व्हेन यू नीड टू डू इनटू एंड व्हेन यू नीड टू डू प्लस, ये पता होना बड़ा जरूरी है बच्चों। कैसे पता चलेगा? 2 चॉकलेट खरीदनी है, एक चॉकलेट 2 रुपए की है तो 2 × 2 4, ठीक है? ऐसे हम करते हैं ना, 2 × 2 4, 2 + 2 भी 4 होता है, 2 × 2 भी 4 होता है। पर हर बार ऐसा नहीं होता। जैसे जैसे नंबर्स बढ़ेंगे कैलकुलेशंस बढ़ेगा। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट इट। हाँ है ना? सो हमें जब एक कंपाउंड दिया जाएगा उसके कितने एटम्स हैं, जितने होंगे उतने को मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर है ये बात? अगर 2 है कार्बन तो 2 × कार्बन का एटॉमिक मास, 4 है कार्बन तो 4 × कार्बन का एटॉमिक मास हो जाएगा। ठीक है? सिर्फ कार्बन थोड़ी होंगे, अगर हाइड्रोजन भी साथ हुआ तो फिर प्लस जितने भी हाइड्रोजन के एटम्स है इनटू उसका एटॉमिक मास। कंफ्यूजन है? अरे कंफ्यूजन क्यों होगी भला? अगर हम प्रैक्टिस कर लेंगे तो कंफ्यूजन भी दूर हो जाएगी। चलिए इन सभी कंपाउंड्स के मॉलिक्यूलर मासेस फाइंड कर लेंगे और आपका कंफ्यूजन चुटकियों में दूर हो जाएगा। स्टूडेंट्स यू रिमेंबर, ऑलरेडी काफी सारे मॉलिक्यूल्स के मैंने आपको मॉलिक्यूलर मासेस फाइंड करवाए थे। स्पेशल सेशन याद है कि नहीं? चलिए अगर याद है तो बहुत बढ़िया, अगर तुम लोगों ने किया होगा तो अब ये सवाल चुटकियों में कर दोगे। सो बच्चों जैसे ही सवाल दिया जाए, एग्जामिनेशन में सवाल आता है तो अपने को बहुत अच्छे से प्रेजेंट करना है। तो हम क्या करेंगे? H2 दे दिया है, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल दे दिया है, तो हमें क्या करना है? हाइड्रोजन का एटॉमिक मास लिखना होगा पहले। कितना है? एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू 1U। ऐसे मेंशन करो। एग्जाम में 1 या 2 सवाल आएंगे, ज्यादा अपने को जल्दबाजी में जल्दी जल्दी लिखना नहीं है, डिटेल में अच्छे से प्यार से लिखना है। तो हम क्या करेंगे? जितना हो सकता है इंफॉर्मेशन हम प्रोवाइड करेंगे। तो ये तो बड़ा छोटा सा सवाल है, इसमें क्या लिख सकते हैं हम? हाइड्रोजन का एटॉमिक मास मेंशन करो बकायदा ऐसे स्टेटमेंट। एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू 1U। अब मॉलिक्यूलर मास फाइंड कर दो। मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2 इज इक्वल टू 2 × 1U विच इज इक्वल टू 2U। आंसर 2 है पर U लिखना भूल गए, खत्म कहानी, नंबर नहीं मिलेंगे। जितना आसान ये लगता है, बहुत बच्चे एग्जाम में इसकी गड़बड़ करते हैं। क्यों करते हैं? छोटा सा लिखते हैं, आंसर 2 लिख के भूल आते हैं, प्रॉपरली मेंशन ही नहीं करते। ऐसे अच्छे से एटॉमिक मास लिखो, फिर उसको कैलकुलेट करके मॉलिक्यूलर मास उसका मेंशन करो, हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, अगला है हमारा O2 ऑक्सीजन। तो जल्दी से एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन लिख दिया जो कि है 16U, है ना? और मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन है, 2 × 16, आ गया अपना आंसर 32U। हाँ है ना? बच्चों U लिखना ना भूलें, ये हमारे यूनिट्स है। U क्या होता है याद है कि नहीं? यूनिफाइड मास होता है। क्या होता है बच्चों? यूनिफाइड मास। नो कंफ्यूजन, राइट? ग्रेट बच्चों। और थोड़े कंपाउंड्स के कर ले, ये तो बड़े छोटे छोटे से थे, है ना? और कुछ मॉलिक्यूल्स ढूंढते हैं, उनके भी हम फाइंड करते हैं। अगला है Cl2 क्लोरीन। क्लोरीन मॉलिक्यूल के लिए क्लोरीन का एटॉमिक मास पता होना चाहिए जो है बच्चों 35.5U। क्या है? 35.5U। तो 2 क्लोरीन है तो 2 × 35.5, तो इसका आंसर बन जाएगा 71U। क्या बन गया बच्चों? 71U। क्लियर है? नो टेंशन। अब बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे, थोड़े से बड़े कंपाउंड्स लेते हैं, बट काफी बड़े नहीं है। CO2 भाई, अपना कार्बन डाइऑक्साइड। बच्चों हर कंपाउंड जो मैंने यहाँ पे ले रखा है सभी आपके NCERT बुक से ही है।
इतने तो पता ही होने चाहिए। अगर आपको बोले मैम एटॉमिक मासेस नहीं पता, चिंता मत करो, जितने मैंने यहाँ करवाए हैं उतनों के याद रख लो, यू आर डन। ओके, CO2 में एटॉमिक मास ऑफ कार्बन लिखो, ऑक्सीजन लिखो, कार्बन का है 12U, ऑक्सीजन का है 16U, हाँ है ना। बस कार्बन कितने हैं, एक ही है भाई, तो 12 प्लस ऑक्सीजन 2 हैं, तो ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास है इंटू 2 कर दिया, 12 प्लस 32 विल गिव यू 44U, हाँ है ना। अगला सवाल देखो, CH4, तो CH4 बच्चों कार्बन का एटॉमिक मास अपने को पता होना चाहिए, हाइड्रोजन का पता ही है, तो इसका है 12U, इसका है 1U, तो कार्बन के जो हाइड्रोकार्बन्स होंगे आसानी से बना लेंगे, कैलकुलेट ही करना है। मॉलिक्यूलर मास ऑफ CH4 विल बी 12 प्लस 4 हाइड्रोजन 1 इंटू 4, तो बन गया 16U, हाँ है ना। अगला देखो C2H6, इसमें बताने को कुछ है, बस प्लस और इंटू करना है ना। कार्बन हाइड्रोजन के एटॉमिक मास पता ही है, तो 2 कार्बन है तो 12 इंटू 2, 6 हाइड्रोजन है तो 1 इंटू 6, इन दोनों को ऐड कर दिया तो बन जाएगा 24 प्लस 6 विच इज इक्वल टू 30U। क्या बन गया बच्चों, 30U। एक और प्यारा सा कंपाउंड दे रखा है अमोनिया, NH3, बहुत काम की चीज है ये, बड़ी जगहों पर काम आती है। तो अमोनिया का मॉलिक्यूलर मास फाइंड करना है तो पहले नाइट्रोजन का एटॉमिक मास लिखो, फिर हाइड्रोजन का लिख दो। तो नाइट्रोजन का कितना है, याद है कि नहीं, बिल्कुल सही 14U। क्या है बच्चों, 14U। हाइड्रोजन का 1U, ये तो जानते ही हैं, तो जल्दी से कैलकुलेट किया, 14 प्लस 3 बन गए 17U। ओके, आगे बढ़ देते हैं। और 2 दे रखे थे एग्जाम में, क्वेश्चन में क्या था वो, C2H4 CH3OH। कोई प्रॉब्लम इसमें, दोनों में ही कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन दिख रहे हैं, तो कार्बन का बताओ क्या है, कार्बन का है यहाँ पर 12U, हाइड्रोजन का है यहाँ पर 1U। C2H4 इसमें ऑक्सीजन नहीं है, पर यहाँ पे इस कंपाउंड में है, तो एटॉमिक मास ऑफ कार्बन इज 12U, हाइड्रोजन इज 1U और अपना ऑक्सीजन इज 16U। इन्हीं वैल्यूज को लिया, कैलकुलेट किया और दोनों के आंसर्स मिल गए हमें। तो C2H4 को 24 प्लस 4 28, 24 कैसे आया, क्योंकि 12 इंटू 2 किया ना, 2 कार्बन है C2, राइट। अगला देखो CH3OH, CH3OH में कंफ्यूज नहीं होना है, ऐसे कंपाउंड्स में बहुत बच्चे गड़बड़ करते हैं। पहले क्या है देखो, कार्बन है, दिख गया भाई, एक है, हाइड्रोजन 3 है, ऑक्सीजन 1 और फिर एक और हाइड्रोजन आ गया, तो आप चाहो तो पहले 4 गिन के फिर कर सकते हो, या फिर इस एक को बाद में जैसे कंपाउंड दे रखा है वैसे ही बाद में ऐड करो। सो 12 प्लस 1 इंटू 3 प्लस 16 प्लस 1, सो 12 प्लस 1, 3 प्लस 1 4 हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि 4 हाइड्रोजन है, प्लस 16, आंसर आ गया अपना 32U। क्लियर, कोई टेंशन। आई होप आप ऐसे ही कोई भी कंपाउंड दे दिया जाएगा तो उसके मॉलिक्यूलर मासेस आराम से फाइंड आउट कर लोगे, करोगे कि नहीं, कर लोगे ना। चलिए फिर, ये सवाल जरूरी है तो वो हमने देख लिया, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अब थोड़ी थोड़ी मुश्किलें बढ़ेंगी, अब तक के जो कंपाउंड्स थे बड़े आसान थे, सवाल भी काफ़ी इजी थे, अब धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा, हाँ है ना। तो तैयार है मुश्किल लेवल के लिए, ज़रा सा मुश्किल है, लेक्चर्स ले रखे हैं, थोड़ा सा अच्छे से पढ़ रखा है, समझ रखा है तो आप कर पाओगे। और कोई दिक्कत नहीं है, अगर सवाल नहीं हो रहा है तो मेरे साथ अब सॉल्व करो, प्रॉपरली NCERT क्वेश्चंस की कॉपी बना लो और उन्हें हम प्रैक्टिस कर देंगे, हाँ है ना। चलिए फिर, जो नहीं आता उसको बकायदा ठीक से ढंग से लिख के देखना है बच्चों, जल्दबाजी में या ओवर कॉन्फिडेंट बिल्कुल नहीं होना है। तुम्हें लगता है हाँ प्लस माइनस इंटू डिवीजन तो मुझे आता ही है, मैं तो चुटकियों में कर लूंगा, पर एग्जाम में जल्दबाजी में गलतियां हो जाती हैं, और वो गलतियां अवॉइड कैसे करें, बाय डूइंग मोर एंड मोर प्रैक्टिस। चलिए फिर इस सवाल को भी देखते हैं क्या है। कैलकुलेट द फॉर्मूला यूनिट मास ऑफ ZNO, ZNO, और क्या दे रखा है, Na2O भी दे रखा है, और एक और कंपाउंड है K2CO3। 3 कंपाउंड है, तीनों के अपने को फाउंड करने हैं फॉर्मूला यूनिट मास। नाम देख के घबरा गए, क्या करना है नहीं पता, अरे बच्चों फॉर्मूला यूनिट मास मतलब इसका फॉर्मूला है, मॉलिक्यूलर मास ही फाइंड करना है और कुछ नहीं, ठीक है। तो फॉर्मूला यूनिट मास अगर फाइंड करना है तो सबसे पहले जो अलग अलग बड़े बड़े कंपाउंड हैं इनके एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस पता होने चाहिए। जिंक का कितना है, किस्मत अच्छी है होगी तो आपको एग्जाम में ऐसे रिटर्न मिल जाएंगे, तो कोई टेंशन ही नहीं है, फिर तो बस प्लस और इंटू करना है। जिंक का है बच्चों 65U, ऑक्सीजन का आप सभी जानते हो 16U, सोडियम का होता है 23U, ऑक्सीजन का फिर आ गया 16, पोटेशियम का दे रखा है 39U। क्लियर, ऑक्सीजन 16 है, कार्बन 12 है, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, बहुत ही कॉमनली यूज्ड है ये, तो आपको पता होने ही चाहिए। बस जल्दी जल्दी इनका मॉलिक्यूलर मास फाइंड करना है, हो जाएगा।
बस कैलकुलेशन करेंगे और हो जाएगा अच्छे से। हम एग्जाम में ऐसे जिंक ऑक्साइड होगा तो उसका एटॉमिक मास ऑफ जिंक लिखेंगे, एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन लिखेंगे और फिर मॉलिक्यूलर मास फाइंड कर लेंगे। तो आया 65 + 16 विच इज 81U। हो जाएगा ना। आगे देखिए, एटॉमिक मास ऑफ सोडियम का लिख लो, एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन का लिख लो। कंपाउंड हमारा Na2 जो ठहरा, Na2O। सो Na2O सोडियम के 2 हैं, 23 × 2, ऑक्सीजन का 1 है, +16, 46 + 16 विल गिव यू 62U। कैलकुलेशन में थोड़ा ध्यान देंगे हम और गलती नहीं होने देंगे। अगला होगा K2CO3। तो K2CO3 में क्या होगा, पोटेशियम भी है, कार्बन भी है, ऑक्सीजन भी है। तीनों के एटॉमिक मास लिखूंगी, फिर उसको कैलकुलेट करेंगे और आंसर हमारा बन जाएगा पोटेशियम क्योंकि 39 है, 39 × 2 क्योंकि 2 पोटेशियम है भाई, प्लस कार्बन 1 ही है, ऑक्सीजन 3 है तो 3 × 16। तो 78 + 12 + 48 गिव्स यू 138U। हो जाएगा, कोई गलती नहीं होनी है, आराम से कर लोगे इसको। तो आई होप अब मॉलिक्यूलर मास का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है ना। चलो फिर, अब हो ही गया है क्लियर तो और सवाल भी देख लिए जाएं। अगला सवाल देखो, डरना नहीं है, संभाल के सोच समझ के क्वेश्चन को पढ़ लेंगे और आंसर भी कर लेंगे। बहुत आसान है अगर सवाल समझ आ जाए तो चलिए फिर सवाल को समझिए। If 1 mole of carbon atoms weighs 12 grams, उन्होंने कहा कि 1 mole of carbon atom is weighing 12 grams. What is the mass in grams of 1 atom of carbon? कंफ्यूज नहीं होना है बच्चों। आपको सोच रहे होगे मोल देख के, अरे मोल कॉन्सेप्ट फॉर्मूले लगा दूंगी मैं। हर बार फॉर्मूले नहीं लगाना, बेसिक यूनिटरी मेथड भी लगाना पड़ेगा। अगर एक चीज 4 रुपए की है तो 4 चीजें कितने की होगी, 4 × 4 16, है ना। ये बेसिक रूल भी पता करना। कभी भी जल्दबाजी में ये मत देखना कि अरे मोल कॉन्सेप्ट है तो फॉर्मूला लगाऊं और खत्म करूं, नहीं, क्वेश्चन को ढंग से पढ़ो। तो क्वेश्चन में दे रखा है 1 मोल ऑफ कार्बन इज 12 ग्राम्स, क्लियर है। तो अगर 1 मोल ऑफ कार्बन में 12 ग्राम्स होंगे तो 1 मोल में पार्टिकल्स कितने होंगे हमारे, 6.022 × 10⁻23 एटम्स होंगे। क्लियर है ये बात। 1 मोल में ये वैल्यू होती है, पता है ना अपने को, एवोगैड्रो नंबर, जादुई नंबर बताया था मैंने आपको। 1 मोल की कितनी क्वांटिटी मानी गई, 6.022 × 10⁻23 एटम्स, ये क्वांटिटी मानी गई थी। तो अब 6.022 × 10⁻23 एटम्स ऑफ कार्बन वे 12 ग्राम्स। इसमें कोई दिक्कत है, 1 मोल इतना होता है तो 1 मोल का कार्बन दे दिया है तो इसका मतलब 6.022 × 10⁻23 एटम्स ऑफ कार्बन विल वे हाउ मच, 12 ग्राम्स। सवाल समझ आ गया, जो दिया है वही लिखा है मैंने अभी तक, कुछ नया नहीं किया, जो दे रखा है वही लिखा है। बस यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में 1 मोल ऑफ कार्बन मतलब एटम्स कितने होंगे उसमें, सिंपल 6.022 × 10⁻23 एटम्स, है ना। अगला सवाल ये है, व्हाट इज द मास इन ग्राम्स ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन। अगर इतने एटम्स मिलके इतने ग्राम्स हैं तो एक एटम कितने ग्राम होगा, सिंपल है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे और ये हमारा नीचे आ जाएगा डिवीजन पार्ट में, है ना। So 12/6.022 × 10⁻23 which value is 1.99 × 10⁻23 grams। बहुत आसान है, किसी तरह की कोई दिक्कत ही नहीं है आपको इसमें, क्लियर है। बेसिक लॉजिक लगाया है और कुछ नहीं। चलिए फिर अगला सवाल देख लेते हैं। और क्या आप भी मेरी तरह थोड़े से थक गए हो, जब भी लगे यार थक गए और मोटिवेटेड होके खुश होके यार काम खत्म है करना, फिर आराम करेंगे। तो चलिए फिर काम करते हैं पूरे एक्साइटमेंट के साथ, सेल्फ मोटिवेटेड होके और अपने काम को अच्छे से कंप्लीट करते हैं। हम 15th क्वेश्चन पे पहुंच गए हैं देखते ही देखते, हाँ या ना। तो चलिए फिर कुछ ही सवाल और हैं, हिम्मत करते हैं और इन्हें कंप्लीट करते हैं। हार नहीं है माननी, काम है जरूर करना, क्योंकि यही काम आपका रिजल्ट लाएगा बच्चों। प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, राइट। So चलिए 15th question, what is it? Which has more number of atoms, 100 ग्राम of sodium और 100 ग्राम of iron? बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है ये। कंपैरिजन करना है आपको, 100 ग्राम of sodium ज़्यादा भारी होगा या 100 ग्राम्स of iron। भारी से यहाँ देखो क्वेश्चन में क्या है, which has more number of atoms, ये सिर्फ इतना पूछ रहे हैं 100 ग्राम of sodium और 100 ग्राम of iron में एटम्स किस में ज़्यादा होंगे। क्या करोगे, डर गए, कैसे करें? अरे नहीं, बहुत आसान है। क्यों? आयरन का एटॉमिक मास पता होना चाहिए, सोडियम का एटॉमिक मास पता होना चाहिए, बस फिर आंसर आ जाएगा। कैसे? हमें यहाँ पर बस इतना फाइंड करना है, नंबर ऑफ मोल्स ढूंढ लेंगे तो पता चल जाएगा ना कि किसमें कितना ज्यादा है ना। सो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला
सबसे आसान वाला, गिवन मास बाय मोलार मास। तो गिवन मास दे रखा है हमको 100 ग्राम ही सोडियम का है, 100 ग्राम ही आयरन का है। तो जल्दी से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयरन ढूंढ लो और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम भी ढूंढ लो। तो पहले हम सोडियम के मोल्स ढूंढते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम विल बी गिवन मास 100, मोलार मास सोडियम का बताओ कितना है मास 23, 100/23 कैलकुलेट किया, नंबर ऑफ मोल्स आ गए जो कि है 4.34 मोल्स। ठीक है, फिर अब बारी है आयरन के नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने की। वही काम करना है, गिवन मास बाय मोलर मास, गिवन मास 100 दे ही रखा है, आयरन का अपने को पता है 56। किस्मत अच्छी है, सवाल में दे रखा है, आराम से बस सब्स्टिट्यूट करना रहता है। तो 100/56 कैलकुलेट करो, कैंसिल करेंगे 25/14, फिर बन जाएगा 1.79 मोल्स। फ्रैक्शन में कभी मत रखिएगा, मोल्स हमेशा डेसिमल्स में होने चाहिए। क्लियर है ये बात? 1/2, 2/3 नहीं करना, कैलकुलेट करके फ्रैक्शन में नहीं, डेसिमल्स में आंसर चाहिए। याद रहेगी ये बात? तो दोनों मोल्स मिल गए, बताओ किसमें ज्यादा है? साफ नजर आ रहा है 4.34 इज मच मोर देन 1.79 मोल्स। तो 4.34 किसका है? सोडियम का। सो देयरफॉर 100 ग्राम्स ऑफ सोडियम कंटेन्स मोर नंबर ऑफ एटम्स। हो जाएगा। ये सवाल एग्जाम में आने के भी अच्छे खासे चांसेस है। यहाँ पर आपको सोडियम और आयरन दे रखा है, एग्जामिनेशन में कोई और एलिमेंट्स भी दे सकते हैं, कर लोगे कि नहीं? चलिए फिर हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। नंबर 16, परसेंटेज देख के घबराने वाले कितने बच्चे हैं? बहुत लोग देखते हैं अरे मुझसे नहीं होगा, बड़ा सा सवाल है, मेरे से होना ही नहीं है। परसेंटेज स्कूल में एग्जाम में कितने परसेंट आए हैं कोई भी पूछ सकता है। परसेंटेज वाला कॉन्सेप्ट बेसिक मैथ्स में सिखाया जाता है कि कैसे परसेंटेज को फाइंड किया जाए। परसेंटेज दे रखा हो तो कितना अमाउंट है वो भी फाइंड किया जा सकता है, वही रूल यहाँ पे लगाना है। लगा पाओगे? चलिए फिर देख लेते हैं। क्लास 9th में आ गए हो, इतनी बेसिक मैथ्स आप सभी जानते होगे। बाय 100 होता है परसेंटेज के लिए, हाँ या ना? देखते हैं सवाल क्या है। A 0.24 gram sample of compound of oxygen and boron was found by analysis to contain 0.096 of boron and 0.144 gram of oxygen। एक एनालिसिस किया गया, उस एनालिसिस में दो चीजें ली गई। एक सैंपल था, उसमें ऑक्सीजन था, बोरॉन था। क्या था? ऑक्सीजन और बोरॉन। दो अलग अलग केसेस है इसमें, ठीक है? पहले केस में वैल्यू दे रखी है, दूसरे केस में वैल्यू दे रखी है। कैलकुलेट द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ द कंपाउंड बाय वेट। अब परसेंटेज कंपोजिशन अपने को फाइंड करनी है। एक कंपाउंड है, उसमें कुछ पाया गया है। क्या पाया गया है? एक में बोरॉन है और एक में ऑक्सीजन है। तो उस कंपाउंड में कितना परसेंट बोरॉन है, कितना परसेंट ऑक्सीजन है, ये फाइंड करना है। मुश्किल है क्या? बहुत आसान है। अगर दो चीजें मिक्स हो गई है, रेड और ब्लू, तो रेड कितना परसेंटेज, ब्लू कितना परसेंटेज, ऐसे। समझ गए? एक कंपाउंड है जिसमें बोरॉन भी है, ऑक्सीजन भी है। ये पूछ रहे हैं बोरॉन कितना परसेंटेज है और ऑक्सीजन कितना परसेंटेज है, बताइए। हो जाएगा। बेसिक परसेंटेज वाली मैथ्स यूज करेंगे हम। देखिए क्या करेंगे, अगर अपने को बोरॉन का परसेंटेज फाइंड करना है तो हम पहले मास ऑफ बोरॉन इन द कंपाउंड लेंगे बाय टोटल मास ऑफ द कंपाउंड लेंगे। सिंपल बात है ना, जितना बोरॉन है उसको ले लिया, बाय टोटल कर लिया। परसेंटेज में चाहिए तो इंटू 100 कर लिया। देखिए मास हमें परसेंटेज में चाहिए, यहाँ पर परसेंटेज ऑफ बोरॉन चाहिए, इसीलिए हम मास ऑफ बोरॉन इन द कंपाउंड बाय टोटल मास ऑफ द कंपाउंड इनटू 100 कर लेंगे तो हमें परसेंटेज मिल जाएगी। ये मासेस वैल्यू दे रखे हैं एग्जाम क्वेश्चन पेपर में, अपने को क्वेश्चन में दे रखा है कि नहीं? तो देखिए हमें मास ऑफ बोरॉन बता रहे, देखो टू कंटेन 0.096 ग्राम ऑफ बोरॉन। बच्चों ये वैल्यूज ध्यान रखिएगा, दे कितना रखा है, बोरॉन कितना है 0.096 बोरॉन है, ऑक्सीजन कितना दे रखा है 0.144। बस टोटल कितना है देख लीजिए, टोटल अपना सैंपल कितना है 0.24 ग्राम्स का। तो बस इन्हीं को सब्स्टिट्यूट करना है। बोरॉन के लिए दे रखा है 0.096, ले लिया 0.096, टोटल कितना है 0.24 इंटू 100 कैलकुलेट किया, 24 4 96 होता है बच्चों, तो कैलकुलेट हुआ और 40% बन गया। क्लियर? बेसिक कैलकुलेशन किया है यहाँ पर डेसिमल्स की, हाँ है ना? आगे बढ़िए फिर, ऑक्सीजन की भी ढूंढ लो। वही बात है, ऑक्सीजन की कितनी दे रखी थी, ऑक्सीजन की वहां पर दे रखी थी मास 0.144, बस वही ले लिया, टोटल 0.24 था इंटू 100 और यहाँ पर कैलकुलेशन करने पर आया 60%। सो ऑक्सीजन का परसेंटेज अगर आपसे पूछें कितना है तो हम लिखेंगे 60%। कितना है बच्चों? ऑक्सीजन परसेंटेज है हमारा 60%। ये हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया है। और बोरॉन का कितना किया था हमने? बोरॉन का यहाँ फाइंड आउट किया 40%। तो परसेंटेज ऑफ बोरॉन है ये, परसेंटेज ऑफ बोरॉन 40 + 60, टोटल कंपाउंड 100। अगर कंफ्यूजन हो सही किया है कि गलत, सिंपल है, दोनों को ऐड करो, 100 आ रहा है कि नहीं? आ गया, 40 + 60 100। तो हमारा सवाल का जवाब बिल्कुल सही है। क्लियर है ये बात?
कोई दिक्कत नहीं। चलो फिर आगे बढ़ जाएं। सवाल नंबर 17, 17th क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, दिमाग लगाओगे समझ जाओगे। क्वेश्चन को गौर से पढ़ो, अगर एक बार में ना समझ आए तो 2 बार में पढ़ो, पर पढ़ो जरूर और समझ जाओ। तो देखिए सवाल क्या है, गौर से देखिए बच्चों, क्या दे रखा है यहाँ पर। When 3 gram of carbon is burned in 8 gram of oxygen, 11 gram of carbon dioxide is produced। क्या बता रहे हैं यहाँ पर, कार्बन को बर्न किया ऑक्सीजन के साथ और कितना CO2 प्रोड्यूस हुआ, 11 ग्राम। कितने ग्राम, 11 ग्राम। What mass of carbon dioxide will be formed when 3 gram of carbon is burnt in 50 gram of oxygen? Which law of chemical combination will govern your answer? क्वेश्चन देख के एक बात समझ आई, कार्बन है, ऑक्सीजन है, CO2 फॉर्म हो रहा है। हाँ, यहां जब CO2 फॉर्म हो रहा है, ध्यान इस बात का ये रखना है, वो ये है कि ये जो रिएक्शन है इसमें साफ पहले दे दिया 3 ग्राम कार्बन, 8 ग्राम ऑक्सीजन, 11 ग्राम CO2 बन गया। ये कह रहे हैं कि मैं कार्बन 50 ग्राम ले लूंगा तो फिर कितना ऑक्सीजन चाहिए होगा मुझे। बड़ा आसान सवाल है बच्चों, जल्दी से इसको समझते हैं हम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन जो है उसमें लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन भी तो है। पहला लॉ हमेशा कंजर्वेशन ऑफ मास याद आता है, ये मैं जानती हूं, पर फिर भी एक और लॉ है जिसको हमें भूलना नहीं है, जो कि है दूसरा वाला लॉ जो प्राउस्ट ने दिया था, जो है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, उसमें ये कहा गया था कितने ही हाइड्रोजन हो, कितने ही ऑक्सीजन हो, जब कंबाइन होंगे तो उसी 1:8 रेशियो में होंगे। याद है ये बात। सेम यहाँ पर CO2 के साथ हो रहा है, कार्बन कितना ही ले लो, ऑक्सीजन कितना ही ले लो, पर जब वो रेशियो में होगा तो उसी रेशियो में होगा। यही बात अपने को यहाँ समझानी है। कैसे, देखिए जरा, C+O2 गिव CO2 है ना। फाइंड आउट करो, कार्बन का एटॉमिक मास 12 है, ऑक्सीजन का 2 है ना, तो 2 × 16 32 हो गया। इसको कैलकुलेट करो, मॉलिक्यूलर मास टोटल ऐड हो गया, यहाँ पे 12, यहाँ पे 32 ऐड हो गया 44। रेशियो देखो यहाँ पर, रेशियो कार्बन का 3, ऑक्सीजन का 8, 3:8। ये रेशियो नजर आया कि नहीं आपको। तो टोटल बन गया हमारा 8 + 3 11 पार्ट्स होते हैं इसमें। तो अगर अपना 50 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन भी होगा ना, कितना ही ग्राम कुछ भी ले लो, रेशियो उसका यही होगा 3:8। कितना होगा बच्चों, 3:8। क्यों, क्योंकि लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन से हमने ये सीखा है कि रिलेटिव नंबर जो हमारा होगा, रेशियो फिक्स्ड होगा, कांस्टेंट, डेफिनेट, यही तो बात है। क्लियर है बच्चों? आई होप देयर इज नो प्रॉब्लम इन दिस क्वेश्चन एट ऑल। चलिए फिर अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 बहुत आसान है, 1 मार्क क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। व्हाट आर पॉलीएटॉमिक आयॉन्स, गिव एग्जांपल्स। पॉलीएटॉमिक आयॉन्स बताने हैं अपने को, तो बताइए क्या याद है आपको पॉलीएटॉमिक आयॉन्स से। आयॉन क्या होता है, आयॉन इज नथिंग बट अ चार्ज्ड पार्टिकल। आयॉन इज अ चार्ज्ड पार्टिकल, याद होगी ये बात। तो आयॉन चार्ज पार्टिकल है, तो आयॉन के 2 टाइप्स है, वो भी याद होंगे आपको, कैटायन और एनायन। अब एक एटम हो सकता है, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं। सिंगल होगा तो मोनोएटॉमिक, 2 होंगे तो डाईएटॉमिक, उससे ज्यादा होंगे तो पॉलीएटॉमिक। ठीक है, तो अब यही देखना है अपने को। देखिए इसका आंसर क्या लिखेंगे हम, दीज आयॉन्स विच हैव मोर देन 2 एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स आर कॉल्ड एज पॉलीएटॉमिक आयॉन्स। बड़ा सिंपल सी बात है, 2 से ज्यादा, ठीक है, 2 से ज्यादा एटम्स होंगे जब, मोर देन 2 एटम्स, ग्रुप ऑफ एटम्स भी हो सकते हैं। आयॉन्स के अगर आपको पॉलीएटॉमिक आयॉन्स के एग्जांपल्स देने हैं तो आयॉन्स जैसे अभी हमने कैलकुलेशंस में कंपाउंड्स के नाम लिखे थे फॉर्मूला देख के, फिर फॉर्मूला दे रखा था, केमिकल कंपाउंड का नाम लिखा था, ऐसे किया था ना। तो वहां से कितने सारे अपने पास हैं, सल्फेट आयन SO4-2, कार्बोनेट आयन CO3-2, याद है? यही तो बात है बच्चों, क्लियर है? सो अपने को 2 से ज्यादा ग्रुप में भी हो सकते हैं, उनको पॉलीएटॉमिक आयन्स हम कहेंगे। क्लियर स्टूडेंट्स? आई होप देयर इज नो कंफ्यूजन एट ऑल इन दिस। मोनोएटॉमिक आयन Cl-1, क्लोरीन-1, याद है? चलिए ये सवाल का जवाब भी आपने देख लिया है, समझ गए हो। तो क्वेश्चन नंबर 19 बड़ा आसान है, चुटकियों में कर दोगे अब तो आप। क्या है, सिंपल सी बात है, राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ द फॉलोइंग। कंपाउंड के नाम दे रखे हैं, केमिकल फॉर्मूला लिखने हैं। बताइए खुद करोगे या मैं करूं? क्योंकि मैं हर सवाल एनसीईआरटी का जो दे रखा है वो मैं आपको सॉल्व करके दिखा रही हूं। अगर किसी बच्चे को गलती हो जाए गलती से तो वो भी ना हो, इसीलिए आई विल शो इट टू यू गाइस। मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl,
दोनों के सिंबल्स लिख लिए मैंने, दोनों एलिमेंट्स के। वैलेंसी लिखूंगी मैग्नीशियम की +2, Cl की -1, और फिर इनका कंपाउंड बना के क्रिस क्रॉस रूल लगा के बन जाएगा MgCl2। सेम ऐसे ही एग्जाम में भी लिखना होगा, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। अगला कंपाउंड देखो, कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड, दोनों का सिंबल लिखो, दोनों की वैलेंसी लिखो, क्रिस क्रॉस रूल अप्लाई करो और लिख दो CaO। वैलेंसी दोनों की सेम है ना, तो कट गया है वो, ठीक है। चलो फिर आगे बढ़ो। तीसरा, कॉपर नाइट्रेट। ध्यान से देखें, कॉपर नाइट्रेट में ब्रैकेट में 2 दे रखा है, मतलब कॉपर का सिंबल Cu लिखने के बाद उसकी वैलेंसी +2 कंसिडर करनी है, ठीक है। NO3 नाइट्रेट, बताइए नाइट्रेट की वैलेंसी कितनी है? ओके, नाइट्रेट की वैलेंसी की अगर हम बात करें बच्चों तो होती है -1, तो क्रिस क्रॉस रूल CuNO3 टेकन ट्वाइस। ये फॉर्मूला प्रकार इसी तरीके से लिखना होगा, ब्रैकेट्स में लगा के 2 लिखना है। ये 2 किस किस के लिए एप्लीकेबल है ये पता होना चाहिए, क्लियर। अगला सवाल देखो, पोटेशियम सल्फेट। पोटेशियम का सिंबल है K, सल्फेट का SO4, सल्फेट एक आयन है, हाँ है ना। दोनों की वैलेंसी लिखिएगा, पोटेशियम की +2, सल्फेट की -2, दोनों क्रिस क्रॉस रूल और बन जाएगा, दोनों कैंसिल होके KSO4, हाँ है ना। कोई दिक्कत, कोई टेंशन तो नहीं इसमें? चलिए बहुत बढ़िया। बच्चों जब कंफ्यूजन हो कि वैलेंसी मैंने ठीक लिखी है कि नहीं, कोई गड़बड़ तो नहीं हो गई, तब हम क्या करेंगे, वैलेंसी को याद करने के मैंने आपको अलग अलग तरीके बताए हैं, तरीका लगाओ और चेक करो। हलीना की रब से फरियाद, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, याद है वो लाइंस मैंने जो आपको याद दिलाई थी, हाँ या ना। सो जब हमने याद दिलाई थी तो आपको पता होगा कि पोटेशियम पहले ग्रुप में आ रहा है या दूसरे ग्रुप में। अगर आपसे कोई गलती होती है तो आप ऐसे चेक कर सकते हो। तो हम क्या करेंगे, पोटेशियम की वैलेंसी भी चेक करेंगे। तो पोटेशियम की वैलेंसी पहले ग्रुप में आती है या सेकेंड ग्रुप में? हलीना की रब से फरियाद, पोटेशियम आ गया यहाँ पर, तो इसकी वैलेंसी मैंने क्या लिखी है, +2 लिखी है, नहीं ये गलत है, और यहाँ पर वैलेंसी आएगी +1, ठीक है। तो K2SO4 बन जाएगा, क्या बन जाएगा, K2SO4। जब भी आपको डाउट लगे अपने उस पर, गलती से किसी से भी गलती हो सकती है और उस टाइम पे चेकिंग की जा सकती है, इसी को हम कह रहे हैं क्रॉस चेक करना, क्लियर स्टूडेंट्स। तो उससे आप चेक कर सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें। चलो फिर अगले सवाल की तरफ। एल्यूमिनियम क्लोराइड, बहुत सिंपल है, ऑलरेडी कर चुके हैं। एल्यूमिनियम का सिंबल, क्लोरीन का सिंबल +3, Cl-1, क्रिस क्रॉस रूल, एंड द आंसर इज AlCl3, राइट। नो टेंशन अबाउट दिस एट ऑल। आराम से कंपाउंड्स के दाम दे रखे होंगे तो हम केमिकल फॉर्मूला लिख लेंगे। अगला सवाल देखिए, गिव द नेम्स ऑफ द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द फॉलोइंग कंपाउंड्स। इससे आसान सवाल हो ही नहीं सकता। आपको नाम दे रखा है, बस इतना बताना है कि उसमें एलिमेंट्स कौन से होंगे। आसान तो है पर मुश्किल ये है कि अगर आपको जानकारी नहीं है इन एलिमेंट्स के कंपाउंड्स के बारे में तो दिक्कत हो सकती है। क्विकलाइम क्या होता है, हाइड्रोजन ब्रोमाइड में तो साफ नजर आ रहा है हाइड्रोजन है ब्रोमीन है। क्विकलाइम में क्या लिखोगे, बेकिंग पाउडर में क्या लिखोगे, इन दोनों में दिक्कत हो सकती है आपको। पोटेशियम सल्फेट साफ नजर आ रहा है, पोटेशियम है, सल्फर है, ऑक्सीजन भी होगा क्योंकि सल्फेट है, राइट। अगर आपको ये समझ ना आए कि मैं क्या करूं तो बच्चों कुछ कंपाउंड्स के केमिकल फॉर्मूले याद रखने होंगे। क्विकलाइम एक ऐसा ही कंपाउंड है, क्लास 10th में बहुत यूज करोगे इसको, ठीक है, बहुत आसान है बच्चों। क्विकलाइम इज नथिंग बट CaO, क्या है, CaO, कैल्शियम ऑक्साइड को क्विकलाइम भी कहते हैं, अब याद हो जाएगा। क्विकलाइम कैल्शियम ऑक्साइड को कहते हैं। दूसरी चीज क्या थी यहाँ पर, बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर खाने में कितना यूज होता है, तो इसका केमिकल फॉर्मूला सीख लिया जाए। क्या है बच्चों, NaHCO3, क्या है, NaHCO3, और क्विकलाइम का है CaO। अब आसानी से बता दोगे एलिमेंट्स कौन से हैं, अच्छे से आप A बिट, B बिट, C बिट, D बिट लिखोगे। क्विकलाइम में कैल्शियम दिख रहा है, ऑक्सीजन दिख रहा है, हाइड्रोजन ब्रोमाइड में हाइड्रोजन है, ब्रोमीन है, बेकिंग पाउडर में सोडियम है, हाइड्रोजन है, कार्बन है और ऑक्सीजन है। बहुत आसान है सवाल, बस सिर्फ ये नाम पता चल जाए तो बस इतना बताना है कि कंपाउंड्स कौन से हैं। पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फर ऑक्सीजन, पोटेशियम और सल्फेट मत लिख देना, सल्फेट, ये ट्रिक याद रखना क्योंकि यहाँ पर पोटेशियम सल्फेट में पोटेशियम भी है, सल्फर भी है और ऑक्सीजन भी है, हाँ है ना, क्लियर है, कोई टेंशन तो नहीं। पोटेशियम सल्फेट वाली ये बात याद रखेंगे हम। K2SO4 कैसे बनाए ये भी बताऊंगे दोबारा से। पोटेशियम की वैलेंसी +1, SO4 की -2, क्रिस क्रॉस मेथड और बन गया हमारा K2SO4, याद रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो ऐसे आप कंपाउंड्स के नाम
के द्वारा उनके केमिकल फॉर्मूले बना सकते हो और फिर वहां से ये भी इजीली बता दोगे कि एलिमेंट्स कौन से हैं। हो जाएगा ये सवाल। तो चलो फिर आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 21, कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस। मोलर मास क्या होता है याद है कि नहीं? अरे बड़ा आसान है, पूछो क्यों? जब मोल कॉन्सेप्ट सीखा था तो ये बोला था ना गिवन मास बाय मोलर मास। तो मोलर मास में क्या डालते थे आप? अगर एटम दे रखा हो तो उसका एटॉमिक मास डाल दिया, अगर मॉलिक्यूल दे रखा हो तो उसको मॉलिक्यूलर मास फाइंड करके लिख दिए। वही करना है यहाँ पर। तो जितना भी दे रखा हो, अगर एक एटम दे रखा हो तो उसका एटॉमिक मास लिख देंगे, एक मॉलिक्यूल दे रखा हो तो उसका मॉलिक्यूलर मास लिख देंगे। यही करना है। तो अपने को इनडायरेक्टली क्या फाइंड करना है? हमें यहाँ फाइंड करना है बच्चों मॉलिक्यूलर मास। क्या फाइंड करना है? मॉलिक्यूलर मास। कैसे फाइंड करा जाए? बहुत आसान है, एक एक करके कर देते हैं। पहला है इथाइन। इथाइन मतलब C2H2। C2H2 कार्बन का एटॉमिक मास पता होगा, हाइड्रोजन का पता होगा, तो जल्दी से मॉलिक्यूलर मास तो फाइंड हो ही जाना है। पता है कि नहीं आपको? कार्बन का बताइए कितना है? कार्बन का एटॉमिक मास है 12U, हाइड्रोजन का है 1U। कैलकुलेट किया और आंसर आ गया। सेम सल्फर S8, सल्फर का हम कंसिडर करेंगे 32। कितना करेंगे बच्चों? 32U। ओके। और फिर फॉस्फोरस मॉलिक्यूल आ जाएगा, फॉस्फोरस का हम कंसिडर करेंगे 31U। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोजन का जानते हैं, क्लोरीन का बन जाएगा 35.5U। क्या बन गया? 35.5U। अगला नाइट्रिक एसिड में हाइड्रोजन आप जानते हो, ऑक्सीजन आप जानते हो, नाइट्रोजन की एटॉमिक मास होगा 14U। और बात बन जाएगी। सिर्फ और सिर्फ हमें फिर कैलकुलेट करना होगा। तो क्या तैयार हैं आप? There's no problem at all, right students? तो सिर्फ और सिर्फ इन्हें हमें कैलकुलेट करना है। कैलकुलेटेड आंसर्स भी मैं आपको दिखा देती हूं बच्चों। सो बच्चों ये है हमारे कैलकुलेटेड आंसर, इथाइन C2H2। बस कैलकुलेट करके हमने आंसर लिख दिया 26। एक बात का ध्यान दिया आपने, यूनिट्स का खेल है पूरा। क्या है बच्चों? यूनिट्स को समझना होगा। यूनिट्स हम यहाँ पर यू नहीं लिखेंगे, क्योंकि हम जो फाइंड कर रहे हैं क्वेश्चन में देखिएगा क्या फाइंड करना है? मोलार मास फाइंड करना है। तो मोलार मास का जो यूनिट होगी ना बच्चों, ग्राम पर मोल होगी। क्या होगी? ग्राम पर मोल। याद रखिएगा, यूनिट्स में यू लिख दोगे तो सवाल का जवाब गलत है। हमें यहाँ पर बोल रखा है मोलार मास फाइंड करना है, मॉलिक्यूलर मास नहीं। तो सिर्फ और सिर्फ मोलार मास और मॉलिक्यूलर मास में अगर कोई फर्क है तो वो यही है, और वो है अपना यूनिट का। क्लियर है ये बात? कोई कंफ्यूजन नहीं। अब जल्दी से आंसर्स देख लो, अपने मैच कर लो कि आपको भी यही आंसर्स आए हैं कि नहीं। ठीक है बच्चों? तो सल्फर S8 का 32 × 8 बन जाएगा हमारा 256 ग्राम पर मोल। फॉस्फोरस P4 31 × 4 क्या बन गया? 124 ग्राम पर मोल। ओके। अपना HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड बहुत आसान है, क्लोरीन का 35.5U है ही, तो जल्दी से आंसर लिख दिया हमने। हाइड्रोजन का एक ऐड कर 36.5 ग्राम पर मोल। आखिरी नाइट्रिक एसिड HNO3 कैलकुलेट किया और लिखा 63 ग्राम पर मोल। क्लियर है स्टूडेंट्स? कोई दिक्कत इसमें? चलिए फिर अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 बड़ा आसान है, दिमाग लगाना है, बेसिक लॉजिक है। पहला सवाल देखिए, व्हाट इज द मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम्स? What is the mass of 1 mole of nitrogen atoms? जल्दी नहीं मचानी है। जब पेपर आखिर में आता है तो जल्दी फीलिंग आती है ना, जल्दी जल्दी खत्म कर दें। सभी के साथ होता है, पर एक पॉज देना पड़ेगा। जल्दबाजी हमेशा शैतान का घर होता है। सवाल ढंग से नहीं पढ़ोगे तो आंसर क्या ढंग से कर पाओगे? नहीं ना। तो क्या करेंगे? सवाल को देखिए, व्हाट इज द मास ऑफ, 3 बिट्स दे रखे हैं, सबके मास फाइंड करने हैं। पहला है 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम्स। नाइट्रोजन एटम्स के 1 मोल का मास कितना है ये फाइंड करना है। तो 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन मतलब मोलर मास ऑफ नाइट्रोजन कितना है? 14। सिंपल है, कोई दिक्कत ही नहीं है। बस 14 के आगे यू नहीं, ग्राम्स होना चाहिए, क्योंकि हम मोलर मास फाइंड कर रहे हैं। आसान है कि नहीं? बस अगला 4 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम एटम्स। एल्यूमिनियम एटम के अगर 4 मोल का अपने को बताना है, पहले 1 मोल का पता होना चाहिए। सो 1 मोल का पता होने के लिए एल्यूमिनियम एटम का मास पता होना चाहिए। कितना है एल्यूमिनियम एटम का मास? वो है 27U। क्या है बच्चों? 27। U लिखना ना भूलें, देखो यहाँ पर 27U है, याद रखिएगा। ओके। तो अब मोलर मास फाइंड करेंगे तो हमें ग्राम्स में कंसिडर करना है, और ग्राम्स में कंसिडर करके 4 मोल का चाहिए तो 4 × 27 विच इज इक्वल टू 108 ग्राम्स। गलती मत कीजिएगा, कैलकुलेशन में भी कई बार बच्चे × 4 करना भूल जाते हैं। सवाल पढ़ेंगे तो ही जवाब सही मिलेगा। 4 मोल का पूछा है इसीलिए × 4 हम कर देंगे। क्लियर स्टूडेंट्स? आई होप देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन सी बिट रह जाएगा, वो क्या है? 10 मोल्स ऑफ सोडियम सल्फाइड। घबरा गए क्या सोडियम सल्फाइड सुन के?
घबराना नहीं है। सल्फेट जानते हो SO4 होता है -2, सिमिलरली सल्फाइट होगा SO3 -2 बच्चों। ये है हमारा सल्फाइट और ये होगा सल्फेट, याद रखिएगा, बड़ा जरूरी है ये, बता दूं मैं आपको, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो अपने दिमाग में इसे अपने को है नोट है करना। क्लियर स्टूडेंट्स? तो सोडियम सल्फाइट Na2SO3 बन गया, सोडियम का है 23, सल्फर का 32, ऑक्सीजन का 16। तीनों के एटॉमिक मासेस पता चल जाएंगे, कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर मोलर मास है तो ग्राम्स में कंसिडर किया जाएगा और आंसर बन जाएगा। कई बच्चे गलती करेंगे, 126 ग्राम्स लिख के छोड़ दिया। सवाल क्या था? 10 मोल्स ऑफ सोडियम सल्फाइड, तो इंटू 10 करना पड़ेगा, ये तो सिर्फ 1 मोल का है, हाँ या ना? सो 10 मोल्स के लिए आंसर को इंटू 10 करके 1260 ग्राम्स हम फाइंड कर लेंगे। हाँ बच्चों, हो जाएगा ये सवाल, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए फिर अगले सवाल की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है कन्वर्ट इनटू मोल। नंबर ऑफ मोल्स चाहिए एक तरीके से। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला गिवन मास बाय मोलर मास, याद है? वही करना अब अपने को, बहुत आसानी से कर लोगे फिर। 12 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस दे रखा है, तो फॉर्मूला लिख लीजिएगा, तीनों ही सवालों में यही फॉर्मूला यूज होगा, तो मैंने एक बार लिख दिया है, ओके। और आंसर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन फाइंड करने हैं हमें अगर, ठीक है, तो क्या है? गिवन मास बाय मोलर मास। गिवन मास कितना है? 12 ग्राम्स। 12 ग्राम। मोलर मास ऑक्सीजन का कितना होगा? ऑक्सीजन 2 × 16 विच इज इक्वल टू 32। तो मोलर मास फाइंड करेंगे और इसका 12/32 आंसर आ जाएगा 3/8 और ये बन जाएगा 0.375 मोल्स। आ गया मोल्स में आंसर, सिर्फ बेसिक से फॉर्मूला लगाया, सिंपल कैलकुलेशन की और आंसर आ गया। अगला देखो 20 ग्राम ऑफ वाटर, तो वाटर का मॉलिक्यूलर मास फाइंड करना पड़ेगा। H2O का कितना है? 2 × 1 + 16 विल गिव यू 18U। बस देखो मोलर मास मिल गया, 20/18 कर लेंगे अब। गिवन मास 20, मोलर मास 18, कैलकुलेट किया, आंसर आ गया 1.11 मोल्स। क्या है ये? मोल्स। यूनिट्स का खेल है। अगर वो वीडियो ध्यान से देखी हो जिसमें मैंने बताया था एग्जाम में क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है, मैं इस बात का ध्यान दे रही हूं कि जैसे आपको करना है वैसे ही मैं करूं, ताकि किसी तरह की कोई दिक्कत आपको ना हो। यूनिट्स लास्ट में दोबारा चेक किए जाएं, क्रॉस चेक करें कि अरे कैलकुलेशन ठीक किया कि नहीं। 2 × 1 2 + 16 18 ही तो होता है ना, चेक कर लिया तो ये आंसर सही है। आगे बढ़िए फिर, आखिरी तीसरा बिट था 22 ग्राम ऑफ CO2, 22 ग्राम ऑफ CO2, तो इसके नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले CO2 का मॉलिक्यूलर मास फाइंड कीजिए, मोलर मास फाइंड कीजिए। कार्बन है 12, ऑक्सीजन का है 16, 16 × 2 बन जाएगा 32, 12 + 32 क्या हो गया है? 44। अब इस 44 को मोलर मास की जगह सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, दे रखा है 22/44, 22/44, 1/2, सिंपल। 1/2 मतलब 0.5 मोल्स। आंसर को अच्छे से अंडरलाइन करो, सही आंसर है उसको दिखना चाहिए। क्लियर स्टूडेंट्स? हो जाएगा। चलिए फिर 24th क्वेश्चन की तरफ। क्या अब आपको लग रहा है मैम और कितने क्वेश्चंस हैं? बहुत जल्दी हो जाएंगे बच्चों, 1-2 सवाल हो रहे हैं बस, ठीक है। चलिए फिर इस सवाल को देखते हैं। व्हाट इज द मास ऑफ 0.2 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम्स? सेम वही फॉर्मूला, गिवन मास बाय मोलर मास, पर इसमें मास फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ मोल्स दे रखे हैं। हो जाएगा कि नहीं? आसानी से वही फॉर्मूला यूज करना है। यहाँ पर अपने को क्या करना होगा, बस इतना समझना है कि क्वेश्चन में दे क्या रखा है, पूछ क्या रखा है। यहाँ पे मोल्स फाइंड नहीं करने। क्यों नहीं करने भाई? क्योंकि ऑलरेडी दे रखे हैं, तो मोल्स को फाइंड हम नहीं करेंगे, मोल्स ऑलरेडी दे रखे हैं। फिर फाइंड क्या करना है? मास फाइंड करना है। तो बस सिंपल सी बात है, गिवन मास बाय मोलर मास है नंबर ऑफ मोल्स। अगर मास फाइंड करना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। सो जो यहाँ डिनोमिनेटर में है वो न्यूमरेटर में चला जाएगा और उनको मल्टीप्लाई किया और आंसर आ गया। ये लॉजिक समझ जाओगे तो सवालों के जवाब चुटकियों में ढूंढ लोगे। तो देखिए यहाँ पर 0.2 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम्स, तो 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम है 16 ग्राम्स। 0.2 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम्स पूछेंगे तो 16 × 0.2 तो 3.2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया हमने, ठीक है। वैसे ही वाटर के भी फाइंड कर लेंगे। वाटर का मोलर मास है अपना 18 ग्राम्स, तो अगर 0.5 मोल्स के पूछ रहे हैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 0.5 × 18 बन गया 9 ग्राम्स। हाँ जी बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं, यूनिट चेक कर लिए हैं हमने। हाँ, फाइनल आंसर क्लियर है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, कंफ्यूज होना नहीं है। यहाँ पर थोड़ा सा लेवल बढ़ा है, बट आप आराम से समझ जाओगे। क्यों? कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सल्फर एसिड प्रेजेंट इन 16 ग्राम ऑफ सॉलिड सल्फर।
अब तक हमने क्या किया, मोल्स फाइंड किया, मास फाइंड किया, मोल्स दे दिए तो मास को ढूंढ लिया, मास दे दिए तो मोल्स को ढूंढ लिया, किया ना। अब हमने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को कैसे फाइंड करना है ये देखना होगा। इसका फॉर्मूला बकायदा मैंने आपको लिखवाया था, नोट करवाया था बच्चों। जो मैंने आपको स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे वॉल्यूम ऑफ एन आइडियल गैस का जो फॉर्मूला बताया था, उस पे शायद सवाल आए या ना आए एग्जामिनेशन पे, पर हाँ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड करने के क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी में दे रखे हैं और उसमें से सवाल जरूर आ सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को अच्छे से समझना बहुत जरूरी है। आई होप यू गाइज विल अंडरस्टैंड। बाय अंडरस्टैंडिंग द बेसिक रूल एटम्स पता चल जाएंगे तो फिर क्या हम मॉलिक्यूल्स को भी फाइंड कर पाएंगे ना। कैसे फाइंड कर पाएंगे, क्या होगा, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन में मॉलिक्यूल कौन सा दे रखा है, एसिड। कितना दे रखा है, सल्फर मॉलिक्यूल यानी कि एसिड। और ये दे रखा है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिड प्रेजेंट इन 16 ग्राम ऑफ सॉलिड सल्फर। मास दे दिया है 16 ग्राम है, कितने होंगे, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, कितने मॉलिक्यूल्स जुड़ेंगे तब जाके 16 ग्राम ऑफ सॉलिड सल्फर बनेगा। क्वेश्चन समझ चुके हो, हाँ या ना, क्लियर है। कितने हमें मॉलिक्यूल्स चाहिए सल्फर के जिससे हमारा सॉलिड सल्फर बन जाए 16 ग्राम्स, उसका मास हो जाए 16 ग्राम्स। तो चलिए फिर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को फाइंड करने की इस जर्नी को शुरू करते हैं। पहली चीज मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एसिड। जैसे ही आपको क्वेश्चन में कोई भी मॉलिक्यूल दिखे पहले उसका मॉलिक्यूलर मास फाइंड कर लो, उसके बिना सवाल जवाब नहीं मिलेगा, ठीक है। एसिड का मॉलिक्यूलर मास, सल्फर का अपना एटॉमिक मास होता है 32, 8 × 2 बन गया, 8 × 32 बन गया 256 ग्राम। क्लियर। We have found out the molecular mass of sulfur molecule, S8 molecule का molecular mass ढूंढ लिया गया है। अगला स्टेप क्या होगा, 256 ग्राम ऑफ S8 मतलब 1 मोल में, एक मॉलिक्यूल में हमारा 256 ग्राम ऑफ S8 will contains how many molecules? 6.022 into 10 power 23 molecules। यहाँ मोल की जगह अपने को मॉलिक्यूल्स कंसिडर करने हैं। एक मोल 6.022 10 पर 23 एटम्स होता है, तो 6.022 into 10 पर 23 मॉलिक्यूल्स भी हो सकता है इन द केस ऑफ मॉलिक्यूल्स। समझे, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। आगे बढ़ो फिर। अगर इतना पता चल गया कि 256 ग्राम ऑफ एसिड में इतने मॉलिक्यूल्स हैं तो 16 ग्राम ऑफ एसिड में कितना होगा, 16 ग्राम ऑफ एसिड में कितना होगा। सिंपल बेसिक यूनिटरी मेथड का जो कैलकुलेशन होता है वही करेंगे। 6.022 into 10 पर 23 बाय 256 करना जरूरी है। इन 2 अपने को कितने का चाहिए, 16 का चाहिए, तो 16 लगा दिया और आंसर आ जाएगा 3.76 into 10 power 22 मॉलिक्यूल्स। ये क्वेश्चन बच्चों समझना जरूरी है, ठीक है। हम लोग एटम्स, पार्टिकल्स, मॉलिक्यूल्स सब से खेल रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। एवोगैड्रो नंबर का सही इस्तेमाल सही जगह पर होना बड़ा जरूरी है, वरना जवाब आपको कभी नहीं मिलेगा। तो अब बच्चों आ गया है हमारा आखिरी सवाल, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। आई एम कवरिंग ऑल द एनसीईआरटी क्वेश्चंस एंड दिस इज वन ऑफ द लास्ट वंस। देखिए, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एल्यूमिनियम आयॉन्स। ये पूछ रहे हैं कि एल्यूमिनियम आयॉन्स कैलकुलेट करने हैं। कहाँ है ये एल्यूमिनियम आयॉन्स, प्रेजेंट इन 0.051 ग्राम्स ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड। अपने को ये पता करने हैं कि कितने एल्यूमिनियम आयॉन्स हैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड में, कितने ग्राम के एल्यूमिनियम ऑक्साइड में, 0.051 ग्राम्स में। थोड़ा सा ट्रिकी है पर समझ जाओगे कैसे। देखिए हिंट, देखिए यहाँ पर, द मास ऑफ एन आयन इज द सेम एज दैट ऑफ एन एटम। आयन सुन के दिमाग खराब नहीं करना है, आयन का मास और एटम का मास सेम होगा। अब समझ गए, एटम का मास यूज करके कर लेंगे सवाल, है ना। तो एटम का मास, एल्यूमिनियम एटम का कितना है ऑलरेडी बता रखा है आपको, 27U है, क्वेश्चन में भी मेंशन है। क्लियर। सो चलिए सबसे पहले मॉलिक्यूलर वेट कंसीडर कर लेते हैं। मॉलिक्यूलर मास Al2O3 का, कंपाउंड हमारा दे रखा है एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड का सही फॉर्मूला लिखना जरूरी है, वरना सवाल का जवाब गलत हो जाएगा। तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड का केमिकल फॉर्मूला बनाते हैं, Al+2, एल्यूमिनियम की वैलेंसी है +3, ऑक्सीजन की -2, क्रॉस मल्टीप्लाई करके बन जाएगा Al2O3। क्लियर है, ये समझ गए एल्यूमिनियम ऑक्साइड, इसका केमिकल फॉर्मूला बना लिया। अब जल्दी से इसका मॉलिक्यूलर मास फाइंड कर लो। फाइंड कर लेंगे, एल्यूमिनियम के 2 है, 2 × 27, ऑक्सीजन के 3 × 16। तो हमें फाइंड करके मॉलिक्यूलर वेट मिल गया है 102 ग्राम्स। अब इस 102 ग्राम्स ऑफ Al2O3 में कितना है, इट कंटेन्स कितना, 6.022 into 10 पर 23 into 2 क्यों लिखा है मैंने, क्योंकि 2 एल्यूमिनियम है ना यहाँ पर। सो 2 into 6.022 into 10 पर 23 Al+3 आयॉन्स यहाँ पे मेंशन है।
यहाँ पे मौजूद हैं। इंटू 2 इसीलिए लिखा गया है क्योंकि 2 एल्यूमिनियम हैं। समझे ये बात? कोई कंफ्यूजन? तो अब सिंपली अपने को ये फाइंड करना है, क्वेश्चन में वैल्यू देखो 0.051 ग्राम्स ये दे रखा है। 0.051 ग्राम ऑफ Al2O3 कंटेन्स कितना? बस सिंपली ये जो हमने वैल्यू ली है ना 2 × 6.02 2 × 10⁻23 डिवाइडेड बाय 102। 102 से क्यों भाई? यहाँ पे ये नीचे आ गया, ठीक है, 102 ग्राम्स ऑफ इसमें, यहाँ पर ये नीचे आ गया 102। क्लियर? 102 अगर नीचे आ जाता है तो अब हमें क्या करना होगा? इनटू 0.051 करना होगा। क्यों कर रहे हैं 0.051? ऑब्वियसली इसी का चाहिए ना अपने को, तो 51/1000 इजी रहेगा, कैलकुलेशन में हमने कर लिया। और कैलकुलेट करके जितने Al+3 आयन्स प्रेजेंट है वो हैं 6.022 × 10⁻20 एल्यूमिनियम +3 आयन्स। यहाँ बेसिकली जो हुआ है वो ये है बच्चों, एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड में प्रेजेंट है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड में कैसे प्रेजेंट है? 2 एल्यूमिनियम है एल्यूमिनियम ऑक्साइड में। ये बात क्लियर है? ठीक है, क्लियर है। तो अगर हम मॉलिक्यूलर वेट हमने फाइंड करने के बाद हम ये देखेंगे कि 102 ग्राम्स कितने में होगा, तो बाय 102 कर दिया हमने, सिंपल। 2 × जितने भी अपने पार्टिकल्स है अपना एवोगैड्रो नंबर लेकर बाय 102 कर दिया। फिर अपने को जानना है 0.051 ग्राम ऑफ Al2O3, मतलब इंटू कर दिया इंटू, कैलकुलेशन में आसान हो इसलिए 51/1000 एंड देन वी गेट द आंसर। सो बच्चों कैसे हैं आप लोग? ये प्रैक्टिस करने के बाद आई होप यू विल फील गुड, you will feel very confident because we have completed the entire chapter practice। पूरे चैप्टर के हर NCERT सवाल को, चाहे वो जो टेक्स्ट बुक में बीच में जो ब्लू कलर क्वेश्चंस होते हैं वो भी कंप्लीट किए हैं, एक्सरसाइज क्वेश्चंस भी हमने किए हैं। सो एंटायर चैप्टर वी हैव प्रैक्टिस टुडे। हर सवाल का जवाब आज के इस लेक्चर में मौजूद है एंड आई होप नाउ देयर इज नो टेंशन एट ऑल। पर मेरे प्रैक्टिस करने से आपके नंबर नहीं आएंगे, आपके प्रैक्टिस करने से आएंगे। तो यू विल हैव टू गिव योर बेस्ट शॉट स्टूडेंट्स। आपको हर सवाल को खुद प्रैक्टिस करके देखना होगा, तब तक जवाब नहीं मिल पाएगा। सो बच्चों आई होप आज का लेक्चर आपको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी और आपको बच्चों इस लेक्चर से एक फ़ायदा उठाना है। वो ये है, कई बार क्वेश्चन का आंसर नहीं मिलता, आपको ढूंढना पड़ता है, बहुत वक्त लग जाता है, यार इसका आंसर मुझे नहीं आ रहा। सारे सवालों के जवाब यहाँ पर मौजूद हैं, बकायदा सॉल्व्ड मौजूद हैं। सो PW ऐप पे नोट्स भी मिल जाएगी। यू गाइज हैव टू जस्ट गो थ्रू देम, खुद सॉल्व करो, कुछ समझ ना आ रहा हो तो आंसर देख लो, ठीक है। अब जिस प्रकार से मैंने आपको समझाया है, अब जब आप इन्हें सॉल्व करोगे रिवीजन के टाइम पे किसी प्रकार की कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। सो ऑल द वेरी बेस्ट स्टूडेंट्स, आई होप आज एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स चैप्टर आपको अच्छे तरीके से रिवीजन भी हो गया है, प्रैक्टिस भी कर ली है, मैंने तो की है, अब आपकी बारी है। सारे सवाल यहाँ पर मैंने सॉल्व किए हैं, आपने नहीं, आपको खुद करने होंगे तभी आपके नंबर आएंगे। आई होप यू हैव गॉट माई पॉइंट क्रिस्टल क्लियर। हमारी मेहनत तभी सफल होगी बच्चों जब आप मेहनत करोगे। तो चलिए फिर हाथ में हाथ मिलाते हुए साथ अपना जुड़ जाएगा और हम रिजल्ट जरूर लाएंगे। सो टेक केयर ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट। पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।